हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्विक रिवीजन वन शॉट। यानी इस सिंगल वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, वो भी कंप्लीटली NCERT से। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस लाइन से, किस टॉपिक से, किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें नीट में, तो 3 to 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है और काफ़ी लॉन्ग जो ये चैप्टर होता है, टोटल 10 पेजेस के अंदर जाकर ये कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो हमें जो मेन चैप्टर है जो इसके साथ लिंक करता है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो चैप्टर क्विक रिविजन करने के बाद आप इस चैप्टर को जरूर करें, ताकि आपका लिंक जो है वो बना रहे। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इस चैप्टर की हेडिंग ही यही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होने वाला है। तो आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है तो उसके बाद में क्या बनती है, अल्टीमेटली फ्रूट्स एंड सीड बनते हैं, जो इनका एंड प्रोडक्ट होता है। और इसी से जो सीड होता है वो वापिस एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है। क्लियर है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमने लास्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म था, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे 3 इवेंट होते ही होते हैं। कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यानी ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो यहाँ पर ये भी तीनों इवेंट होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इवेंट होंगे कहाँ, तो ये होंगे फ्लावर के अंदर, क्योंकि कि आपका फ्लावर जो होता है उसी के अंदर आपके मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में यूज होते हैं, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चर वैल्यू के अंदर। बट इनका सबसे मेन रोल क्या होता है, तो इनका जो फ्लावर होते हैं उनका सबसे मेन रोल ये होता है कि उनको क्या है, ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली जो भी प्लांट है उसके लिए फ्लावर का एक ही यूज है कि उसको उसके थ्रू क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, चाहे हमारे ह्यूमंस के लिए उसका कुछ भी यूज होता हो। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स की ये बात करा है। तो एक बार हम ये फ्लावर के अंदर जो भी डायग्राम दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है ओवेरी, क्लियर है, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। ये कौन से पार्ट आते हैं, ये आते हैं आपके फीमेल पार्ट। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। तो ये फिलामेंट और एंथर ये किसके आते हैं, आपके मेल पार्ट आते हैं। उसके अलावा ये सेपल्स होते हैं और ये पेटल्स होते हैं। पेटल्स आपके कलरफुल पार्ट जो होते हैं उनको यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर पहला इवेंट वही आ चुका है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पहले हम मेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, देन हम जो वो फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यानी प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर और जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे जो इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर जब भी कोई एक फ्लावर लगता है, ओके, तो वहाँ पर सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं विच लीड टू डिफरेंशिएट एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। तब जाके वहाँ पे एक फ्लोरल प्राइमोडियम के अंदर बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, तब जाकर वहाँ पर क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस डेवलप होता है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर। तो वहाँ पर क्या लगते हैं, फिर फ्लावर लगते हैं। क्लियर है। अब जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। मेल को बोलते हैं एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम किसको बोलते हैं, आप फीमेल वाले जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है। क्लियर है। वो डिफरेंशिएट होते हैं और उसके बाद में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे बोला भी गया, देखिए जो एंड्रोशियम है जो मेल पार्ट होता है कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ द स्टेमन। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गाइनोशियम होता है वहाँ पे जो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले बात करेंगे मेल वाले के पार्ट में। मेल वाले में हम बात करेंगे स्टेमन के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में एंड पोलन ग्रेन के बारे में। क्लियर है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक टिपिकल स्टेमन के बारे में, यानी टिपिकल बोला जाता है एक जनरल जो स्टेमन होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन, यानी एक जो स्टेमन होता है उसके अंदर टिपिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। देखिए लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक जो होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो टर्मिनल एंड पर जो जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है एंथर। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ये डायग्राम है, ये दिया हुआ है आपके सामने क्या, फिलामेंट। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसको स्टॉक भी बोलते हैं, ये पूरा फिलामेंट। और ये इसका कौन सा एंड है, टर्मिनल एंड है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये जो फिलामेंट का ये वाला कौन सा एंड है, ये आपका
प्रोक्सिमल एंड है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, देखिए द प्रोक्सिमल एंड, ये जो आपका फिलामेंट है यहाँ पर, इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो अटैच होता है थैलेमस एंड पेटल ऑफ द फ्लावर के साथ में। या तो वो थैलेमस के साथ में अटैच होगा या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर वहां से अटैच होगा। नीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया जो स्टेमन का जो स्टोक होता है, जो आपका फिलामेंट होता है, उसकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है आपके डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, यानी अलग अलग फ्लावर अलग अलग स्पीसीज के अंदर यहाँ पर अलग अलग लेंथ हो सकती है। ये यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एंथर होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? एंथर के बारे में। तो एंथर होता है बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथिकस। आप ऐसा मान लीजिए कि कोई एक क्या है, होम है, उसके अंदर फ्लोर 2 है। कितने फ्लोर है? 1 और 2, टोटल 2 फ्लोर है। क्लियर है? और एक फ्लोर में रूम कितने हैं? रूम कितने हैं? 2 रूम है। तो यानी यहाँ पर इसी टाइप से बोला गया, ये रूम 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो एक जो फ्लोर है, ठीक है, उस पे रूम कितने हो गए? 2 हो गए। इसी तरह इस फ्लोर पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो ऐसा ही यहाँ पूछा है। यहाँ पे लोब मान लीजिए, एक फ्लोवर को एक लोब बोल दीजिए और एक जो फ्लोर में जो रूम है उसको एक थिकस बोल दीजिए। तो इस टाइप से थिकस का मतलब चैम्बर होता है। तो यहाँ पर यही चीज इन्होंने बोली है कि जो आपका एक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाहर से देखोगे इस टाइप से 2 लोब बने होते हैं। क्लियर है? बट वहां पर वो जो एक लोब है, एक ये वाला लोब है, जैसे वहां पे 1 और 2, इसके अंदर वापिस 2 थीका हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ए और बी, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं डाइथिकस। अब यहाँ पर जो हमारा थीकस होता है इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रेव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब ये जो थीका होता है उसमें एक ऐसे ग्रूव होती है जो पूरे लेंथ वाइज चलती है, जैसे उसको लाइन ऑफ डेसेंस यहाँ पे बोला गया। ये तब बोला गया जब यहाँ से पोलन सेक से पोलन ग्रेन मेच्योर होकर निकल रहे हैं तब। बट यहाँ पर ये जो है इसके बारे में ये बात कर रहा है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखें तो वो किस टाइप से होता है, वो हमारे सामने यहाँ पर इस टाइप से होता है। तो ये हमारा एक बाइलोब स्ट्रक्चर था, उसको हमने ट्रांसफर कैसा होता है ऐसे कट कर दिया और अब हमें ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से होता है। तो इस टाइप में हमें क्या देखने को मिला है, देखिए द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। यानी जो एक थीका था, क्या था, एक थीका था, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? माइक्रोस्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो चुका है। आप ये बोल सकती हो कि जो एक थीका होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पर जो एंथर है उसमें जो आपके थीकस थे, टोटल थीकस तो 4 हो गए ना, क्यों? क्योंकि एक लोब में आपके 2 थीका थे, तो 2 लोब में कितने हो गए? आपके टोटल 4 थीका हो गए। तो वो थीका क्या बन गए? माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए। लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन द ईच लोब। वही चीज यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करके बताई गई है। क्लियर है? अब ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो वापस और डेवलप करता है और क्या बना लेता है? पोलन सेक। अब पोलन सेक के अंदर होगा क्या? ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर वो एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, पूरे एंथर के अंदर ये फैल जाते हैं और वहां पर उनके अंदर क्या डेवलप होगा? पोलन ग्रेन डेवलप होगा। क्लियर है? अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर एक माइक्रोस्पोरेंजिया ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक थीका ले रहे हैं या फिर ये बोल लीजिए एक माइक्रोस्पोरेंजिया ले रहे हैं, जब उसका ट्रांसफर सेक्शन हम कट करते हैं तो वहां पर वो सर्कुलर दिखाई देता है आउटलाइन में। बट इट इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर्स। बट इसके बाहर कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है एपिडर्मिस, देन है एंडोथीशियम, देन है मिडल लेयर एंड देन है टेपेटम। अब ये जो आउटर 3 लेयर्स होती है आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये होती है हमारी आउटर लेयर जो होती है 3 लेयर। ये क्या काम करती है? परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन। यानी सबसे पहले ये स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन का काम करती है पोलन ग्रेन के लिए, और जब मैच्योरिटी की स्टेज आती है तो ये जो है वो डेहिसेंस कर जाती है, ब्रेक कर जाती है लेयर, और वहां से पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। 2013 और 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपेटम, और ये जो इनर मोस्ट वाली लेयर है हमारी, जो टेपेटम लेयर है जो इनर मोस्ट में है, ये क्या करती है? नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिश का काम करती है। और यहाँ पे टेपेटम के पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पे मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है किसके अंदर? टेपेटम के अंदर। अब जब हम टेपेटम के भी और अंदर जाते हैं, जब हम एंथर बिल्कुल यंग होता है, जब यंग स्टेज पे होता है और हम टेपेटम के अंदर देखते हैं तो वहां पे कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल होते हैं, वो बनाते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये ऑक्यूपाई करता है सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये देखिए सबसे पहले लेयर देख लेते हैं। ये आपकी एपिडर्मिस होगी, फिर ये एंडोथीशियम होगी, ये मिडल लेयर होगी, और ये फिर हो गए आपके टेपेटम। ये तो हो गई लेयर। ये 3 जो है वो प्रोटेक्शन और डेसेंस में हेल्प कर रही है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके अंदर जो लेयर है, ये जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाए गए हैं, वो एक्चुअल में ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है
इसके सेल्स दिखाए गए, इन सेल्स को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है। तो यहाँ पर भी ये देखिए एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, टेपेटम है, मिडिल लेयर है, और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, आपकी स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो मिडिल लेयर होती है वो 2 to 3 लेयर्स हो सकती है, सेल्स जो होते हैं वो इतनी थिक हो सकती है, बाकी आपकी सिंगल लेयर होती है। क्लियर है? ओके, यहाँ पर ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर ये देखोगे, जब यहाँ पे ये डेहिसेंस कर जाती है तो आपके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यहाँ से रिलीज कर जाते हैं। यहाँ पे ये डेहिसेंस एक मेच्योर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। जेनेसिस यानी टू जनरेट, बनाना। तो जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो जाते हैं मियोटिक डिवीजन में। क्यों? क्योंकि प्लांट होता है डिप्लॉइड और हमें बनाना है गैमीट यानी पोलन ग्रेन, वो होता है हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाएंगे तो कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन होगी, टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। और आपको भी पता है जब मियोटिक डिवीजन होती है एक सेल से कितनी बनती है, 4 सेल बनती है, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। क्लियर हो गया? टेट्राड की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ये चीज क्लियर होगी। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू उसके अंदर हर एक सेल में ये कैपेबिलिटी है कि वो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना पाए। तो इसीलिए जो आपका स्पोरोजीनस टिश्यू का जो सेल होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल पोलन बोल सकती हो, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकती हो, या फिर पोलन मदर सेल बोल सकती हो। इनमें से कुछ भी बोल सकती हो, एक ही के ये 3 नाम है अलग अलग। क्लियर है? अब यहाँ पे वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो पोलन मदर सेल है वो मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहाँ पे जो टेट्राड बनाती है उसको बोलती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया? ओके, यानी आपका पोलन मदर सेल में मियोसिस होकर वो जो 4 टेट्राड बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो ये माइक्रोस्पोर होते हैं वो अरेंज होते हैं क्लस्टर ऑफ द 4 सेल में। पहले तो ये चारों के चारों बिल्कुल ऐसे अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। जैसे ही एंथर मेच्योर होता है, थोड़ा सा डिहाइड्रेट होता है, तो ये सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। ये चारों के चारों अलग हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, पोलन ग्रेन बना लेंगे। ये यहाँ पे चीज बताई गई है। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ जो पोलन ग्रेन होते हैं वो डेवलप होते हैं और डेसेंस के बाद में रिलीज होते हैं। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो जो पोलन ग्रेन्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं मेल गेमिटोफाइट के बारे में। अब याद करिए हमने बात की थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वहाँ पे स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट आया था। तो इस टाइप से करके क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, गेमिटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, आपका स्पोरोफाइट यानी जो डिप्लॉइड है उसके अंदर हैप्लॉइड प्रेजेंट है। इस टाइप से करके एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे बोला भी गया है कि अगर आप एक हिबिस्कस प्लांट जो होता है उसके एंथर को टच करोगे तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको येलोविश पाउडर मिलेगा, जहां पर बहुत सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आपकी फिंगर पे लगे हुए होंगे। अगर आप अलग अलग पोलन ग्रेन को देखोगे तो आप अमेज हो जाओगे कि पोलन ग्रेन में डिफरेंट साइज, शेप, कलर और डिजाइन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीसीज के अंदर। अब आपके सामने यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर देखिए अलग अलग शेप और साइज और कलर वगैरह आपको दिखाई दे रही है। ये सब क्या है, देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए फ्यू पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन के बारे में, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन जो होता है वो जनरली कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। और अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो वो हो सकता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, इतना स्मॉल होता है आपका एक पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन होता है उसके बाहर 2 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। जो आउटर हार्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। पहले बात करते हैं एक्साइन लेयर की। जो एक्साइन लेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AIPMT 2008 में, उसके बाद में 2012 में, 13 में, नीट 2016 में और नीट 2018 में यहाँ पर एक्साइन लेयर से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ध्यान से एक्साइन लेयर को करना होगा। तो देखिए जो आउटर लेयर होती है एक्साइन होती है, ये किससे बनती है, स्पोरोपोलेनिन से बनती है। और ये सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक का जो पता चला है। यानी ये ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है एनवायरनमेंट के थ्रू। ये क्या होता है, ये स्पोरोपोलेनिन एक मटेरियल होता है। लिखा भी हुआ है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे एल्कलाई हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, या फिर कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल एंजाइम जो नेचुरल एंजाइम है वो भी स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर पाया है अभी तक। कोई भी ऐसा नेचुरल एंजाइम नहीं मिला है जो आपके स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर पाए।
क्लियर है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है ना, वहाँ पर कुछ कुछ जगह पर एग्जाइन जो होती है वहाँ पर कुछ एक अपर्चर होते हैं जिसको बोलते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर वो जगह है जहाँ पर स्पोरोपोलिन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पोलन ग्रेन है, ये वाली लेयर है इंटाइन लेयर। ये कौन सी लेयर है? इंटाइन लेयर है। अब इसके बाहर होगी एक्साइन लेयर, ये इस टाइप से प्रेजेंट होगी, यानी कहीं कहीं पे क्या होगा, आपकी जो एक्साइन लेयर है ये कहीं कहीं पे एब्सेंट होगी। अब जैसे यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये जहाँ पर एब्सेंट है इसको बोला जाता है क्या? जर्म पोर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है। अब इस जर्म पोर का क्या मतलब होता है? जो पोलन ट्यूब निकलेगी ना वो इसी जर्म पोर के थ्रू है निकलेगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व हो सकते हैं फॉसिल की फॉर्म में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिन, क्योंकि स्पोरोपोलिन है इसको कोई भी नेचुरल जो एंजाइम वगैरह वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा, तो इसको फॉसिल की फॉर्म में भी प्रिजर्व किया जा सकता है। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं इनर लेयर के बारे में। देखिए, आउटर लेयर जो होती है वो कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है, बट जो इनर लेयर होती है वो उसको इंटाइन बोलते हैं, और ये थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है, यानी ये कहीं पर भी एब्सेंट नहीं होती है, कंटिन्यूस होती है। और किससे बनती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मा की, तो साइटोप्लाज्मा के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। किसका? जो पोलन ग्रेन का है। फिर वहाँ पे इंटाइन लेयर आती है, फिर एक्साइन लेयर आती है। अब जब एक पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तो यहाँ पे 2 सेल हमें देखने को मिलती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल काफ़ी स्मॉल है, जबकि एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल क्या है? काफ़ी लार्ज है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया कि कैसे कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल है, और वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दिखाया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो लिखा भी है, देखिए, वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्ज होता है, और यहाँ पे एबुडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है। जो वेजिटेटिव सेल का क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है, जो मेल गेमीट है, एक्चुअल में जनरेटिव सेल का मतलब जनरेट करने वाला, टू प्रोड्यूस करने वाला। तो प्रोड्यूस करने वाला क्या है? मेल गेमीट है। तो ये तो इसको हेल्प करता है, और ये एक्चुअल में मेल गेमीट होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है? इसको फूड रिजर्व रखता है और इसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो आपका वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पर एक लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है। ये रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। नेक्स्ट हम जनरेटिव सेल की बात करें तो ये काफी स्मॉल होता है, और साइटोप्लाज्म जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, इसी में ये सेल फ्लोट करता रहता है इधर से उधर। अब यहाँ पर ये जो जनरेटिव सेल है, यहाँ पर स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, और इस पे जो न्यूक्लियस होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस किस टाइप की है? स्पिंडल शेप की है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई इस पैराग्राफ से, आपका 2 बार नीट में क्वेश्चन हो चुका है, एक बार AIPMT 2012 में, एक बार नीट 2015 में। अब ध्यान से देखिए, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जब पोलन ग्रेन निकलता है, कहाँ से? आपके एंथर से, तो वहाँ पर ये 2 ही सेल स्टेज होती है, एक आपका वेजिटेटिव और एक आपका जनरेटिव। जो बाकी रिमेनिंग स्पीसीज है, जो बाकी 40% जो स्पीसीज है एंजियोस्पर्म की, वहाँ पे क्या होता है? ये जो आपका जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करता है कैसे? माइटोटिकली। कैसे डिवाइड करता है? माइटोटिकली। और ये बनाता है 2 मेल गेमीट। ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करके 2 क्या बना लेता है? मेल गेमीट बना लेता है। क्लियर हो गया। ओके, बिफोर द पोलन ग्रेन आर शेड, जिसको बोलते हैं 3 सेल स्टेज। अब एक ध्यान रखना, जब हम फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे ना, जहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन, तो 100% जितने भी आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो सारे के सारे जब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, जब फीमेल पार्ट पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में सब में यही 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है। यानी हर कोई जनरेटिव सेल वहां पर माइटोटिकली डिवाइड करके 2 ही मेल गेमिट बनाएगा। ये बात करें ध्यान से, आर शेड एट द 2 स्टेज, यानी जब ये आपका एंथर से निकला है तो 60% में केवल 2 सेल स्टेज पर ही निकल जाता है, और 40% में 3 सेल स्टेज पर निकलता है। बट जब ये आपके फीमेल पार्ट पर पहुंच जाएंगे तब भी यहाँ पे जो भी 60% वाले हैं वो भी 3 सेल स्टेज में हो जाएंगे, और जनरेटिव सेल वहां पर भी डिवाइड करेगा। ये फर्टिलाइजेशन वाले में आएगा भी, आप वहां पर भी देख सकते हो। यहां पे मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो कि एलर्जी या फिर ब्रोंकियल एफ्लिक्शन जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो क्रोनिक रेस्पिरेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह का रीजन हो सकता है पोलन ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, मेंशन द पार्थेनियम, जिसको कैरेट ग्रास भी बोला जाता है। ये इंडिया में आया था कंटेमिनेटेड वीट के साथ में बाहर से। जब हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद में जब वीट की शॉर्टेज हो गई थी, तब यहाँ पर वीट के साथ में पार्थेनियम और कैरेट ग्रास इंडिया के अंदर आ गया था।
और ये इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इसके जो पोलन ग्रेन है वो क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं, जिसको पोलन ग्रेन एलर्जी बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और आजकल रिसेंट ईयर में तो ये एक फैशन बन चुका है कि पोलन टेबलेट को फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में भी लिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट लिए जाते हैं टेबलेट और सिरप की फॉर्म में, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ से आपका 2014 में और 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा पोलन कंजप्शन यहाँ पे क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट और रेस हॉर्स, जो रेस में हॉर्स यूज होते हैं या फिर जो एथलीट जो रेस करते हैं उनका कहा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। कौन? आपके पोलन टिप्स। अब बात करते हैं वायबिलिटी की। वायबिलिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे पास एंथर था, एंथर से ये पोलन ग्रेन निकला, इसका अल्टीमेटली जो स्थान है जहाँ पर इसको जाना है वो क्या है, स्टिग्मा है। जैसे आपको नीट क्लियर करना है वैसे यहाँ पर इनको कहाँ पे पहुँचना है, स्टिग्मा पे पहुँचना है। तो जब वो डेहिसेंस हो जाता है यहाँ से निकल कर और यहाँ स्टिग्मा तक पहुँचने तक अगर वो एक्टिव रहेगा, यानी तब तक वो जो है आपका उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। वो कैपेबिलिटी जब तक है उसी को बोलते हैं वियाबिलिटी। ठीक है। अगर मान लो कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन निकला और इसका टाइम है 30 मिनट्स, जैसे डोमिनोज की डिलीवरी होती है ना, डोमिनोज पिज्जा की 30 मिनट्स पे पहुंचे तो पहुंचे, उसके बाद अगर पहुंचे तो फ्री। तो इसी टाइप पे अगर यहाँ पर पोलन ग्रेन का भी एक वियाबिलिटी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट से पहले ये पहुंच गया तब तो इसमें वो कैपेबिलिटी होगी कि ये डिवाइड कर पाए और मेल गेमिट और वहाँ पर पहुंच पाए, पोलन ट्यूब को ग्रो कर पाए। अगर उसके बाद में उसकी विएबिलिटी खत्म हो गई तो ये सारे काम नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए पोलन ट्यूब जो पोलन ग्रेन होता है उसकी विएबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लिखा भी है, देखिए, वंस दे आर शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज विएबिलिटी। विएबिलिटी लूज करने से पहले वहां पर स्टिग्मा पे पहुंच पाना होगा टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अगर बात हो गई तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब ये जो वियाबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की, वे बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। अब डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे, आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, उस पर भी पोलन ग्रेन की वियाबिलिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन की वियाबिलिटी 30 मिनट्स में लूज हो जाती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो जो राइस वगैरह और सीरियल्स वगैरह होते हैं, व्हीट वगैरह, उनके अंदर 30 मिनट्स के अंदर पहुंचे तो पहुंचे, बाद में पहुंचे तो वहाँ पे कोई भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वहीं पर इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये 3 फैमिलीज दी है, इनमें कुछ एक मेंबर होते हैं, दे मेंटेन वियाबिलिटी फॉर मंथ्स, इनकी वियाबिलिटी अप टू मंथ्स तक रह सकती है। नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपने ये सुना होगा कि जो सीमन या स्पर्म होता है बहुत सारे एनिमल्स का, उनको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर जो है वो पोलन ग्रेन के साथ में भी कर सकते हैं। पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है फॉर द मेनी ईयर्स, उनकी विएबिलिटी को मेंटेन रखा जा सकता है अगर उनको स्टोर कर लिया जाए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो स्टोर हम पोलन ग्रेन करेंगे इनको बोलते हैं पोलन बैंक्स, सिमिलर टू सीड बैंक, जहाँ पे हम सीड को स्टोर करते हैं फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसको यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पिस्टल के बारे में, देन मेगास्पोरियम जिसको ओव्यूल भी बोलते हैं, देन हम बात करेंगे एम्ब्रियो सेक के बारे में। अब जो पिस्टिल है, पिस्टिल को और क्या नाम दिया जाता है, कार्पल भी बोला जाता है। ये वाला भी जो पॉइंट है ये भी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से लिंक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, गाइनोशियम, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब गाइनोशियम में के अंदर होती है पिस्टिल, क्या होती है, पिस्टिल, जिसको क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। अब ये सिंगल भी हो सकती है, अगर सिंगल होगी तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी, यानी मोनो मतलब 1 कार्पल। क्लियर है। और ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे, यानी मेनी कार्पल। अब यहाँ पर जब ये मेनी कार्पल्स है, यानी मोर देन 1 कार्पल है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये पिस्टिल जो फ्यूज भी हो सकती है एक दूसरे के साथ में, अगर फ्यूज होगी तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर सारी की सारी कार्पल बिल्कुल फ्री है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। अब आपके सामने यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। ये जो आपकी कंडीशन है ये क्या है, सिंपल एक पिस्टिल दिखाया गया, यानी कार्पल दिखाया गया, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। अपर स्टिग्मा, जहां पर आपका पोलन ग्रेन जो है उसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, फिर स्टाइल जो कि कनेक्ट करवाती है ओवरी के साथ में, और यहाँ पे बेसल पार्ट आपका थैलेमस आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये सब कुछ फ्यूज कर गई है, तो ये क्या है, सिन कार्पस कंडीशन है। मल्टी कार्पलरी है यहाँ पे स्टिग्मा, बट बहुत सारी सिन कार्पस यहाँ पे कंडीशन दिखाई दे रही है। और ये कैसी है, ये आपकी एपोकार्पस कंडीशन। यहाँ पे देखोगे आपके कार्पल्स अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गई, एपोकार्पस कंडीशन हो गई। तो ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ईच पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन की तरह काम करता है। जो स्टाइल होता है वो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, और यहाँ पर जो बेसल ब्लड पार्ट होता है पिस्टिल का उसको बोलते हैं ओवेरी। अब ओवेरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोक्यूल भी बोला जाता है। मान लीजिए ये हमारी ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ये जो कैविटी होगी इसको बोलेंगे ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल भी बोल सकती है। अब आपको पता है ओवेरी के अंदर होती है एक प्लासेंटा। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब इसके कैविटी के अंदर क्या होती है, हमारे प्लासेंटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब टाइप ऑफ प्लासेंटेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था? मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने जो प्लासेंटेशन पढ़ा था, अलग अलग बेसल टाइप, पेराइटल टाइप, मार्जिनल, इस टाइप से प्लासेंटेशन पढ़े थे, तो उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, देखिए arising from the placenta are the megasporangia। मेगास्पोरेंजिया को कॉमनली क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लासेंटा होता है, यानी ये हमारी ओवेरियन कैविटी है, इसके अंदर यहाँ पर ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? प्लासेंटा है। और प्लासेंटा से क्या एराइज होगा? हमारे पास ओव्यूल एराइज होगा। क्या एराइज होगा? ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। यहाँ से हमारा 2013 और 2016 में क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। क्लियर है? अब ये जो नंबर ऑफ ओव्यूल है ये एक 1 भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं। 1 किस में होते हैं? वीट, पैडी और मैंगो के अंदर। आप ये मान सकते हो जिस फ्रूट के अंदर सिंगल सीड देखने को मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे ओव्यूल भी कितना होगा? सिंगल होगा। मैनी किस में हो सकते हैं? पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड, क्योंकि ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड से, इसीलिए मैं आपको सीड के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 भी हो सकते हैं ओव्यूल किसी एक के अंदर और मैनी भी हो सकती हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में, बट इससे पहले यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई डायग्राम में, देखिए ये डी वाले की बात करेंगे। ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल दिया गया है। अब ऐसा नीट में क्वेश्चन आ सकता है, एनाट्रोपस नाम आ सकता है और आप कहोगे ऐसा तो कहीं दिया भी नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ऐसे दी होती है वो भी हमें हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना होता है एनसीईआरटी के अंदर। तो देखिए जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अभी आपके सामने टोटल जो है वो 6 टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस टाइप से ये हर एक टाइप के अलग अलग ओव्यूल होते हैं, इनका कैसा अरेंजमेंट है उस टाइप पे बेस होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रहा एनाट्रोपस। अगर मैं बिल्कुल इसको सीधा बनाऊं, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये आपका प्लासेंटा है। ये क्या है? प्लासेंटा है। अब प्लासेंटा के थ्रू आता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जो है उसके बाद में ओव्यूल आ जाता है। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन का काम करता है वो होता है हाइलम, यानी पहले होता है प्लासेंटा, प्लासेंटा से आता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एक स्टोक की तरह होता है, फिर वहां से ओव्यूल स्टार्ट होता है, और ये जो आपका हाइलम होता है वो जंक्शन होता है बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। क्लियर है? तो ये हम एनाट्रोपस बना रहे हैं। अगर मैं इसका एट्रोपस बनाऊं, जो अभी अभी डायग्राम में देखा था, एट्रोपस बनाऊं, तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, ये होगा प्लासेंटा। क्लियर है? ये यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये होगा हमारे पास फ्यूनिकल, और फिर ये यहां से ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ये। क्लियर है? तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, बट इसमें क्या किया है गया, इसको यहां पर आपका 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया, यानी यहां पर ये जो पोर्शन आ रहा है इसको ऐसे करके और ऐसे रोटेट कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे किया गया है और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे हाइलम जो जंक्शन की तरह काम कर रहा है, फ्यूनिकल जो होता है वो प्लासेंटा के थ्रू अटैच होता है। अब बाकी बात करते हैं ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल में बाहर की लेयर होती है इंटेग्यूमेंट। क्या होती है? इंटेग्यूमेंट। ये 2 to 3 लेयर हो सकती है। अब यहाँ पे 2 लेयर है, एक है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक है इनर इंटेग्यूमेंट। ये बाहर वाली लेयर होगी आपकी इंटेग्यूमेंट। क्लियर है? जहां पे आपकी इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। और ये जो पोल होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पोल होता है माइक्रोपाइलर की एंड की तरफ, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। अब ये जो हमारे इंटेग्यूमेंट है, क्लियर हो गया? इंटेग्यूमेंट समझ में आ गया, जो आउटर वाली लेयर है। अब इंटेग्यूमेंट के अंदर एक लेयर, एक आपका सेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर जो पार्ट होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या काम करता है? रिजर्व फूड मटेरियल रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियोसेक। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। क्या होता है? एम्ब्रियोसेक, जिसको हम फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। अब जो बेसल पार्ट होता है उसको बोलते हैं चलाजल पोल। क्या बोलते हैं? चलाजल पोल या फिर चलाजल एंड बोल सकते हो। ये बेसल होता है। अब आप कहोगे ये बेसल क्यों होता है? क्योंकि देखिए मैंने अभी अभी बताया कि ये आपके माइक्रोपाइलर हो गए। अगर मैं एट्रोपस बनाऊं तो यहाँ पर ये जहाँ पर इस तरह से होगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका चलाजल एंड होगा, और ये क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो एक्चुअल में बेसल एंड आपका चलाजल एंड कहते हैं। ये 180 डिग्री रोटेट कर गया तो इससे कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ओके।
अब यही लिखा हुआ है सब कुछ, देखिए ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाय द मीन्स ऑफ ए स्टोक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब समझ में आ गया, यानी प्लासेंटा के साथ में जो अटैच होता है वो फ्यूनिकल एक स्टोक होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब जो ओव्यूल होता है वो फ्यूनिकल के साथ में जहां पर जो है वो फ्यूज करता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, बता दिया ना, ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन कहलाता है हाइलम। आगे लिखा देखिए, ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव एनवलप होती है 1 to 2 लेयर, जिनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। हमने बात की थी आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है न्यूसिलस, क्या होता है, न्यूसिलस होता है। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूसिलस होता है, पर कोई ऐसी जगह होती है जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर के एंड के जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो होता है चलाजल, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो मैंने बताया था कि चलाजल एंड क्या कहलाता है, आपका बेसल पार्ट कहलाता है, यानी ये बेस की तरफ है। क्लियर हो गया, ओके। अब न्यूसिलस की बात करते हैं, देखिए इनक्लोजिंग विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसिलस। अब न्यूसिलस क्या होता है, एबिडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये मैंने बताया था कि न्यूसिलस के अंदर क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल होगा, जो कि आपका एम्ब्रियो से एक फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोवाइड करेगा। लोकेटेड इन द न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर क्या होता है, इज द एम्ब्रियो से या फिर फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओव्यूल में जनरली कितना होता है, सिंगल एम्ब्रियो से एक प्रेजेंट होता है, यानी एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो से एक आपको मिलेगा। तो अब आपको ये डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये एम्ब्रियो सेक और ये क्यूबलासल है, और यहाँ पर ये आउटर इंटेग्यूमेंट और ये माइक्रोपाइल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम बात करें किसके बारे में, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये क्या प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो हम मेगास्पोर मदर सेल की मदद से मेगास्पोरो बनाते हैं। जो मेगास्पोर बनता है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे होगी कौन सी डिवीजन, यहाँ पे होगी कौन सी डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होगी। कौन सी होगी, मियोसिस डिवीजन होगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हम जो मेगास्पोर बना रहे हैं वो एक्चुअल में जो आपका एम्ब्रियो से क्या फीमेल गेमेटोफाइट जो बना रही है वो क्या है, हैप्लॉइड है, फीमेल गेमीट है, इसलिए ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है। अब ये बनेगा कहां से, ये मेगास्पोर मदर सेल होता है क्या पे, देखिए ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन फ्रॉम द न्यूसिलस। तो ये जो न्यूसिलस का सेल होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका न्यूसिलस है, तो यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसकी तरफ एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं MMC, यानी मेगास्पोर मदर सेल। यही डिवाइड करके या में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा। देखिए इन द रीजन ऑफ द न्यूसिलस, तो ये जो न्यूसिलस का एक सेल का जो होता है, देखिए इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो MMC मेगास्पोर मदर सेल है, इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है। MMC जाता है मियोटिक डिवीजन के अंदर। क्लियर हो गया। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। एक्चुअल में जब मियोसिस होती है तो आपको पता है ये कितने सेल बनते हैं, 1 2 3 4 बनते हैं। अब हमें तो सिंगल ही बनाना ना, केवल सिंगल मेगास्पोर बनाना है, 4 नहीं चाहिए। तो इसमें से 3 क्या करेंगे, डी जनरेट कर जाएंगे। 3 क्या करेंगे, डी जनरेट कर जाएंगे, और एक ही जो वो आगे जाके डेवलप हो जाएगा, और वो कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर या फिर फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पर केवल अगर एक की ही डेवलपमेंट हो रही है तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक, यानी केवल एक ही स्पोर डेवलप हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 डेवलप होते तो बाइस्पोरिक, 3 होते तो ट्राइस्पोरिक, और 4 होते तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट बोलते। ये चीज आपको क्लियर होगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमने बताया MMC जो है वो म्यूटिक डिवीजन में जाती है, और न्यूसिलस का सेल जो होता है वो डिवाइड करता है। तो यहाँ से 2013 में, 15 में और 16 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। अब मैंने आपको बता दिया फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है कि आपका मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। देखिए 1 ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। तो एक फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, और जो एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा वही डेवलप होएगा फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, क्योंकि एक ही मेगास्पोर है तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, AIPMT 2011 में, 17 में, 19 में और नीट 2020 में यहाँ से फंक्शनल मेगास्पोर से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने देख लेते हैं, ये देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल एक सेल हुआ, उसने क्या किया, डिवाइड किया। पहले कितने बनाए, मेगास्पोर डायड बनाए, यानी 2 सेल बनाए, 1 और 2 न्यूसिलस के अंदर ही। फिर कितने बनाए, टेट्राड बनाए, 4 बनाए, 1 2 3 4 4 सेल बनाए, जिसको बोल दिया गया टेट्राड। अब इस टेट्राड में से क्या होगा, केवल एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी क्या कर जाएंगे, डी जनरेट कर जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके,
अब हम बात करते हैं इसके बारे में जो है हमारा एम्ब्रियो सेक। अब हम एम्ब्रियो सेक को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक सेल है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। सबसे पहले यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होगी, क्या होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी। और यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। और केवल कौन सी डिवीजन होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी। अब न्यूक्लियर 1 से 2 न्यूक्लियाई बन गई तो एक हो गया, फिर 2 से यहाँ पर कितने बन गए, 4 हो गए तो 2 माइटोटिक डिवीजन, फिर 4 से कितनी हो गई, 8 हो गई तो कितनी डिवीजन, 3। तो यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन चलती है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो लास्ट में कितनी बन जाती है, 8 न्यूक्लियस बन जाती है। कितनी न्यूक्लियस बन जाती है, 8 न्यूक्लियस बन जाती है। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। अब होता क्या है ये चीज समझ लीजिए, फिर हम थ्योरी करेंगे। आपको डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 8 न्यूक्लियस बनी है ना, उसमें से 6 न्यूक्लियस तो 6 सेल बना लेगी। कितने सेल बना लेगी, जो 6 न्यूक्लियस है वो तो 6 सेल बना लेगी। और जो बाकी 2 न्यूक्लियस रहेगी वो एक सेल के अंदर रहेगी। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 7 सेल हो जाएंगे। कितने सेल हो जाएंगे, 7। क्यों, क्योंकि देखिए 6 न्यूक्लियस तो 6 सेल बनाएगी तो वो तो 6 हो गए। अब 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर रहेगी तो टोटल 6 ये और एक ये सेल, तो टोटल 7 सेल हो जाएंगे। बट न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 8 न्यूक्लियस है। तो एक जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होती है। क्लियर है। अब देखिए आपके सामने है ये, यहाँ पर होगा क्या, जो चलाजल एंड है, चलाजल एंड की तरफ होंगे एंटीपोडल्स। जो मैंने बताया था 6 सेल बनेंगे, उसमें से 3 जो सेल बनेंगे वो एंटीपोडल सेल बनेंगे। अब आप ये कहोगे याद रखने का तरीका क्या है कि ये कौन से एंड की तरफ होगा, तो याद रखिए ए बी सी से। ए से हो गया हमारा एंटीपोडल, बी ये कौन सा बताया था अभी, बेसल पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, बेसल पार्ट है। और सी क्या हो गया, चलाजल एंड। तो जो एंटीपोडल होंगे वो बेसल पार्ट की तरफ होंगे, बेस की तरफ होंगे। और कौन से होंगे एंटीपोडल, चलाजल एंड की तरफ होंगे। तो ए बी सी से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये हो गए हमारे पास एंटीपोडल 3 सेल। अब यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर भी 3 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, 3 सेल बनेंगे। और इस साइड का जो होता है इसको बोलते हैं एग अपरेचस। इसको क्या बोलते हैं, एग अपरेचस। अब एग अपरेचस में यहाँ पे 3 सेल होंगे। 2 तो होते हैं सिनर्गिड, 2 सेल क्या होते हैं, सिनर्गिड होते हैं। और एक होता है आपका एग सेल। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 सेल हो गए। एक जो बिल्कुल सेंटर के अंदर सेल दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये पूरा जो है वो ये सेंट्रल सेल है। और इसके अंदर होती है आपकी 2 न्यूक्लियस। यहाँ पर देख रहे हैं 2 न्यूक्लियस, 1 2। तो जो 2 न्यूक्लियस बचती है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। तो यहाँ पर देखिए सेल काउंट कर लीजिए, 3 एंटीपोडल है, 2 सिनर्गिड है, 1 एग है और ये आपका सेंट्रल सेल है। तो 3 ये, 2 ये, 1 ये, 1 ये, तो 3 2 5 6 7, तो 7 सेल हो गए। न्यूक्लियस गिन लेते हैं। एंटीपोडल सेल में एक न्यूक्लियस है, सिनर्गिड में एक है, है, एग के अंदर भी 1 है। तो ये हो गई 3 3 6। और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये हो गई 8 न्यूक्लियस। तो ये इस तरह से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो सिनर्गिड होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपके जो सिनर्गिड होते हैं यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग आती है, कुछ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग आती है जो ये बनाती है फिलीफॉर्म अपरेचस। और फिलीफॉर्म अपरेचस क्या करती है, जब पोलन ट्यूब आएगी ना मेल गेमेट लेके, तो उसको गाइड करने का काम किसका होगा, इसी फिलीफॉर्म अपरेचस का होगा। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आप थियोरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। देखिए अब डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, एम्ब्रियो सेक के बारे में। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। अब जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगी कैसे, माइटोटिकली। और कितनी बना लेगी, 2 न्यूक्लियस बना लेगी। और ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगी जहाँ पे यहाँ पे 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक हो गया। फिर 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगा और कितनी न्यूक्लियस बनेगी, 4 8। वही तो मैंने बताया था, एक न्यूक्लियस से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये सारी की सारी क्या थी, माइटोटिक डिवीजन। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कितनी माइटोटिक डिवीजन होती है, तो यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होती है। क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर बन रही है, जो माइटोटिक डिवीजन चल रहा है वो कंप्लीटली फ्री न्यूक्लियर, यानी यहाँ पे केवल न्यूक्लियस हो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। लिखा हुआ है नोट फॉलो इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कोई भी अभी तक सेल नहीं बना है। अब जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन जाता है तो वहाँ पे सेल वॉल बनने लगते हैं, लीडिंग टू द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पे होता कैसे, देखिए 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। मैंने यही बताया था कि जो आपकी 8 न्यूक्लियस होती है उसमें से 6 जो न्यूक्लियस होती है वो बना लेती है 6 सेल। ऑर्गेनाइज इनटू सेल द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियाई उनको क्या बोला गया, पोलर न्यूक्लियाई बोला गया। वो सिचुएटेड बिलो द एग अपरेचस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। अब ये एग अपरेचस क्या है, आप ये पूछोगे। तो एग अपरेचस जो सिनर्गिड और एग सेल है उन तीनों को बोला जाता है एग अपरेचस। अभी आपके सामने भी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बोला है कि बिलो द एग अपरेचस, ऐसा क्यों बोला है, तो सिंपल मैंने बताया था कि जो चलाजल एंड होता है उसकी तरफ होते हैं एंटीपोडल सेल और ये कौन सी साइड होता है, बेसल साइड होता है। तो ये बेस की तरफ होगा चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर अपर एंड होगा। तो माइक्रोपाइलर के नीचे होगी ना पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए इन्होंने बोला है इस टाइप से। क्लियर हो गया, ओके। आगे देखिए
अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो एम्ब्रियो से बना है वहाँ पे 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एज द माइक्रोपाइलर एंड। अब यहाँ पे 3 सेल जो वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनती है एंड कंस्टिट्यूट द एग अपरेचस। क्या बना लेते हैं? एग अपरेचस। एग अपरेचस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्गिड एंड 1 एग सेल। मैंने बताया था ना, एग अपरेचस में 3 सेल होते हैं जिसमें से 2 होते हैं सिनर्गिड और 1 होता है एग सेल। अब ये जो सिनर्गिड होते हैं यहाँ पे स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेचस। और ये फिलीफॉर्म अपरेचस क्या करती है? देखिए, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। जो पोलन ट्यूब आएगी उसको गाइड करेगा किसके अंदर? सिनर्गिड के अंदर। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से 2008 में, फिर 2011 में, 2014 में और 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे आगे देखिए, जो 3 सेल आर एट द चलाजल एंड उनको बोलेंगे एंटीपोडल। मैंने ए बी सी से याद करवाया था कि ए से एंटीपोडल, बी से बेसल, सी से चलाजल, चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल होंगे। जो लार्ज सेंट्रल सेल है एज मेंशन वहां पर 2 पोलिन्यूक्लियाई है। तो इसी तरह एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक जो होता है वहां पे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं। यहाँ पे 2019 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर हो गया? तो अब हम बात करते हैं पोलिनेशन के बारे में। तो अभी तक जो हमने प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन बनाए जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल गेमिट बोलते हैं, और एम्ब्रियो सेक बनाए जिसको क्या बोलते हैं? फीमेल गेमिट हम बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो दोनों गेमिट हमने बनाए हैं दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल है। तो अगर हमें फर्टिलाइजेशन करवानी है तो इन दोनों मोटाइल को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी हेल्प कौन करेगा? पोलिनेशन करेगा। एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। अब व्हाट इज पोलिनेशन? डेफिनेशन पूछा जाता है तो लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड एज द पोलिनेशन। यानी जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा पर ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो इसी के द्वारा अचीव करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पर ये चीजें की जाती है। बट यहाँ पर हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो ये काम कर पाए। तो जो बाहर की चीजें हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, इन सब का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, यानी पोलन कहाँ से आया है, किस जगह से वो निकल कर आया है, उस बेस पर जो है वो पोलिनेशन 3 टाइप में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है ऑटोगेमी, देन है जिटेनोगेमी एंड थर्ड है जीनोगेमी। पहले बात करते हैं ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जो पोलिनेशन होती है वो विद इन द सेम फ्लावर होती है। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर ये चीज होगी, यानी उसी सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो जो भी नॉर्मल एक फ्लावर ओपन होता है उसके अंदर अगर एंथर और स्टिग्मा बाहर दिखाई दे रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे कंप्लीटली ऑटोगेमी होगी। साफ साफ लिखा है, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। अगर वो कंप्लीट फ्लावर ओपन भी है और उसमें स्टिग्मा और एंथर वगैरह जो आपके हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे ऑटोगेमी होती हो। ज्यादा डिटेल में हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है वो पॉइंट देख लेते हैं। ऑटोगेमी के लिए क्या रिक्वायर है कि सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी जिस टाइम पोलन रिलीज हो रहे हैं उसी टाइम स्टिग्मा को जो रिसीव भी करने होते हैं। तो ये चीज़ भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन है वो एक दूसरे के बहुत ही पास रहने चाहिए, तभी आपका सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं, कुछ एक प्लांट होते हैं जिनके अंदर 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। सम प्लांट सच एज वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कोमेलिनिया, यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक को बोलते हैं चेस्मोगेमस, एक को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस होते हैं जो आपके एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं, या यूं बोल सकते हो एक ओपन फ्लावर होता है। क्लिस्टोगेमस जहां पर ओपन नहीं होता है उसको क्लिस्टोगेमस को क्लोज बोल सकते हो। याद रखने का तरीका है CL फॉर क्लिस्टोगेमस, CL फॉर क्लोज होता है। क्लियर है? अब यहाँ से 2013 में क्वेश्चन भी आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर ये जो फ्लावर है यहाँ पर जो आपका क्या होता है, जो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर है जो क्लोज होते हैं वहां पर क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा बिल्कुल एक दूसरे के पास रहते हैं, और वहां पर जैसे ही एंथर डाइसेंस होकर पोलन ग्रेन को रिलीज करता है तो वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और एक अफेक्टिव पोलिनेशन हो जाता है। इसीलिए जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वहां पे और कुछ भी नहीं होता, इनवेरिएबली ऑटोगेमस इज देयर, आर नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन।
तो क्लिस्टोगेमस के अंदर 100% केवल और केवल ऑटोगेमस ही होगा, क्योंकि फ्लावर कंप्लीटली क्लोज है इसीलिए। इसके अलावा एक इसका एडवांटेज भी है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो आपके एश्योर्ड सीड सेट लगा देंगे अगर वहां पे पॉलिनेटर नहीं है तब भी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर भी क्लिस्टोगेमस के अंदर सीड सेट लग जाते हैं, यानी सीड्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं। 2012 और 2013 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है वो है हमारी जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, क्लियर है, और यहाँ पर एक हमारे पास फ्लावर है ये 1 वाला, और ये हमारे पास फ्लावर है 2 वाला। तो यहाँ पे इस 1 फ्लावर के पोलन ग्रेन इस 2 फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं। तो पहले तो क्या था, ऑटोगेमी में सेम ही फ्लावर था, अब फ्लावर तो अलग अलग हो गए बट प्लांट अभी भी हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। तो उसकी वजह से जो इस प्लांट का डीएनए है वो बिल्कुल सेम है, तो जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे लिखा है कि जिटेनोगेमी वैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन दिखाई देती है और यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट जेनेटिकली अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है ऑटोगेमी की तरह से। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन जो वो सेम प्लांट से आ रहे हैं, क्लियर है। थर्ड हम बात करते हैं जीनोगेमी की। जीनोगेमी बिल्कुल सही है, यहाँ पे डिफरेंट आपके प्लांट होते हैं, यानी ये एक प्लांट है ये एक प्लांट है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग होता है, यही लिखा है। जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं ऑफ द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यहाँ पे प्लांट ही डिफरेंट हो गए। तो ये ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जहां पर आपके जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, केवल इसी के अंदर आपका ये सेम जो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्लिस्टोगेमस दिया हुआ है, ये देखिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर है और ये चेस्मोगेमस फ्लावर, ये एक एग्जांपल दिया है, ये आपके सामने डायग्राम का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जिनको पॉलिनेटर भी बोला जाता है, यानी पोलन ग्रेन को जो लेकर जाएंगे। तो इस तरह से प्लांट जो है वो एबायोटिक और बायोटिक को यूज करता है। यहाँ पे 2 एबायोटिक कंपोनेंट है, विंड एंड वाटर, और एक बायोटिक कंपोनेंट जिनको एनिमल्स, इनके द्वारा जो वो पॉलिनेशन अचीव किया जाता है, क्लियर है। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में केवल बायोटिक एजेंट ही यूज होता है, जो आपका ए बायोटिक है वो बहुत ही कम यूज होता है, विंड और वाटर बहुत ही कम यूज होता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांस फैक्टर जो होते हैं विंड एंड वाटर में वो बहुत ही कम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएशन लॉस ऑफ पोलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये ऐसे एक मान लीजिए रिवर है, इस रिवर में ऐसे वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले यहाँ पर क्या है, एक फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, और यहाँ पे कौन सा है आपका मेल फ्लावर है, यहाँ पे कौन सा फ्लावर है, मेल। तो अब वाटर अगर इधर चल रहा है तो आप ये सोचिए इस मेल को यहाँ फीमेल के पास पहुंचना है, तो यहाँ पे अगर वाटर पॉलिनेशन हो रही थे, पता नहीं कब जाकर वाटर का यहाँ पे ये पहुंचेगा पोलन ग्रेन। तो ये इस टाइप के यहाँ पर क्या होगा, इसको बहुत सारे पोलन ग्रेन डेवलप करने पड़ेंगे ताकि एक आधा जो पोलन ग्रेन है वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यहाँ पर पहुंच पाए, क्लियर है। अब हम पहले बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की। अब ये जो विंड पॉलिनेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ जिटेनोगेमी और जीनोगेमी में कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। जिटेनोगेमी जो हमने पढ़ा है यहाँ से 2010 में, 13 में, 14 में और 15 में क्वेश्चन आ चुका है, और जो जीनोगेमी है यहाँ से 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। और अब जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं विंड पॉलिनेशन का, ये जो हम पढ़ने वाले हैं विंड पॉलिनेशन का, यहाँ से आपका 2010 में, 11 में, उसके बाद में 12 में, फिर 13 में, फिर उसके बाद में 17 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो विंड पॉलिनेशन होता है उसको हम एनिमोफिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ANEMOPHILY, एनिमोफिली भी इसको बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। अब जो हम एबायोटिक की बात करें उसमें विंड ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर से इतनी पॉलिनेशन नहीं होती जितनी ज़्यादा विंड से होते हैं। केवल एबायोटिक की बात करें, वैसे तो सबसे ज़्यादा बायोटिक से होती है। अब कुछ एक पॉइंट है यहाँ पे, मेनली 5 पॉइंट दिए हैं वो याद रखने हैं। पहला, विंड पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए नॉन स्टिकी? सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट, ताकि वो विंड के अंदर आसानी से जो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। तो क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, ये पहला पॉइंट याद रखना है। सेकंड, दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, तो जो स्टेमन है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू द विंड करंट, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से डिस्पर्स हो पाए। इसके अलावा लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो स्टिग्मा है उसके अंदर फीदर्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर होगी? इस टाइप से होना चाहिए ताकि वो जो आपकी स्टिग्मा है वो इजीली ट्रैप कर पाए जो भी एयर के अंदर पोलन ग्रेन है उनको,
क्लियर हो गया। ये थर्ड पॉइंट बात करते हैं। विंड पोलिनेशन के अंदर जो फ्लावर होते हैं वहां पर सिंगल ओव्यूल होता है। क्या होता है? सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर पैक्ड होते हैं इनटू इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। बहुत सारे फ्लावर लगते हैं और वो एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। एक फेमिलियर एग्जांपल दिया है कॉर्न कोब का। आपने सर्दियों के टाइम पे या बारिश के टाइम पे जो है वो मक्की देखी होगी, हरी सी ग्रीन कलर में, फिर उसको बना के और फिर सेक के और फिर वो खाते हैं। जब वो ग्रीन कलर में कवर होती है तो यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से गोल्डन थ्रेड से होते हैं। वो थ्रेड से और कुछ नहीं है, द टेसल्स कहते हैं उनको। यू आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन। तो वो विंड के अंदर ऐसे लहराते रहते हैं, वो और कुछ भी नहीं है, जो भी एयर के अंदर पोलन ग्रेन है उनको ट्रैप करने के लिए। यानी एक एग्जांपल दे दिया कि जो कॉर्न होता है उसके अंदर जो पोलिनेशन होती है वो विंड पोलिनेशन होती है। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और ग्रासेस के अंदर जो विंड पोलिनेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जो पोलिनेशन वाटर के थ्रू की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही रेयर होता है, और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये काफ़ी लिमिटेड है। यानी ये बोल सकते हैं अबाउट 30 जेनरा तक ही है, और उसमें से भी मोस्टली मोनोकोटिलिडन के थ्रू जो होता है वो वाटर पोलिनेशन होता है। अब आप ये कहोगे कि केवल 30 जेनरा तक ही है, तो यहाँ पे तो हमने सुना था कि वाटर के द्वारा बहुत सारी पोलिनेशन हो सकती है। तो सिंपल इस चीज़ को समझिए कि जो आपके लोअर प्लांट होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वहां पर तो क्या था कि आपका वाटर पोलिनेशन ही था। वहां पर तो वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गेमिट। तो वहां पर तो केवल और केवल वाटर गेमिट के ही थ्रू भेजा जा सकता था, यानी गेमिट वाटर के थ्रू ही भेजे जा सकते थे। बट हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो वहां पर काफी लिमिटेड है, यानी वहां पर केवल और केवल 30% जो जेनरा है उन्हीं में जो मोस्टली मोनोकोटिलिडन है वहां पर वाटर पोलिनेशन होती है। क्लियर है। और यही कारण है कि जो हमारे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वहां पर नीड फॉर वाटर काफी इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। क्लियर है। ओके। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए देखिए, जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, जो कैसे हैं फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर में उगने वाले प्लांट हैं। और सेवरल मेराइन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। तो जूस्टेरा क्या है? सी ग्रासेस है, और ये मेराइन वाटर के अंदर ग्रो होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि 2016 में, 2019 में और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। फ्रेश वाटर वाले वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला है, और आपके सी ग्रासेस जो है वो मेराइन जैसे जूस्टेरा वगैरह होते हैं। क्लियर है। इनके अंदर कैसा होता है? वाटर पोलिनेशन होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी वाटर के अंदर प्लांट ग्रो करेगा उसके अंदर वाटर पोलिनेशन ही होगा। देखो लिखा है, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट आर यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। सभी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो वाटर का पोलिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, नाम इनके दोनों ही वाटर है, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली, बट यहाँ पर वाटर पोलिनेशन नहीं होता है, ये याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है? जो फ्लावर होता है वो आपका अबाव द लेवल ऑफ वाटर आ जाता है, और यहाँ पे जो पोलिनेशन होती है या तो वो इंसेक्ट के द्वारा होती है या फिर विंड के द्वारा होती है, जो कि आपके लैंड प्लांट की तरह ही होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि पोलिनेशन वाटर के अंदर होता कैसे। तो दो एग्जाम्पल दिए, पहला वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल दिया। वेलिस्नेरिया के में क्या होता है? देखिए, जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस ऑफ द वाटर पे आ जाता है और लॉन्ग स्टॉक के थ्रू। फिर जो आपका मेल फ्लावर होता है वो जो पोलन ग्रेन रिलीज करता है वो भी सरफेस ऑफ द वाटर पे रिलीज करता है, और फिर वो जो है पैसिवली वाटर करंट के थ्रू जो है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, और इस तरह से आपका क्या होता है? फीमेल फ्लावर जो है वो स्टिग्मा के ऊपर वहां पर आपका एंथर पहुंच जाता है। ये तो हो गया एक रीजन जहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर के थ्रू आ रहा है। सेकेंड क्या हो सकता है? सेकेंड रीजन देखिए, यहां पर क्या होता है? जो वाटर पोलिनेशन होता है, जैसे आपके सी ग्रासीज हो गए, तो जो सी ग्रासीज होते हैं उनके अंदर जो वाटर पोलिनेशन होता है वहां पर फीमेल फ्लावर जो होती है वो सबमर्ज रहती है वाटर के अंदर, यानी ये वाटर है इसके अंदर रहेगी, इनसाइड में रहेगी कौन से? आपका फीमेल फ्लावर। तो इसीलिए जो पोलन ग्रेन जो होंगे वो भी रिलीज होंगे इनसाइड द वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी जो सी ग्रासेस होते हैं वहां पे फीमेल फ्लावर भी वाटर के अंदर रहता है, और पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं वो भी वाटर के अंदर होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? या तो लॉन्ग होते हैं या फिर रिबन लाइक होते हैं, और ये आपके पैसिवली इनसाइड द वाटर ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर कुछ एक जो होते हैं वो हो सकता है कि पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंच जाए? स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी वाटर पोलिनेशन के थ्रू जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं ना वो प्रोटेक्ट होते हैं वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इनके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन जो है वो वेट ना हो जाए। अब बात करते हैं जो विंड और वाटर पोलिनेशन के द्वारा जो फ्लावर होते हैं, जो भी फ्लावर विंड या वाटर पोलिनेशन करते हैं वो ना तो वेरी कलरफुल होते हैं और ना ही कोई नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करना है, इसलिए। क्लियर है। अब बात करते हैं किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। जो एनिमल्स के द्वारा जो आपकी पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं उसको?
जूफिली बोलते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स यूज हो सकते हैं। आपके बीज हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती है, फ्लाइज हो सकती है, बीटल, वास्प, एंट्स, मोथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड, हमिंग बर्ड वगैरह भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये ज़्यादातर आपके कॉमन होते हैं। इसके अलावा बेट्स भी यूज हो सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पर और एनिमल्स की, तो अमोंग द एनिमल इंसेक्ट जो होते हैं, पर्टिकुलरली बीज जो होते हैं, वो डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेशन, यानी सबसे ज्यादा बीज के द्वारा आपका जो है वो पॉलिनेशन किया जाता है। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोला जाता है एंटोमोफिली। क्या बोला जाता है, एंटोमोफिली बोला जाता है। ये जो चीजें बता रहा हूं मैं, जूफिली, एंटीमोफिली, एनिमोफिली, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, नीट में इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर है। ओके। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ लार्ज एनिमल भी हो सकते हैं, सम प्राइमेट हो सकते हैं जैसे लेम्यूर, एबोरियल हो सकते हैं जैसे ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं जैसे गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड भी हो सकते हैं। ये भी पॉलिनेटर का काम कर सकते हैं। यहाँ से आपका 2016 और 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपका एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन करवाएगा उसमें स्पेसिफिकली कुछ एक अडेप्टेशन होने चाहिए। अब क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले जो फ्लावर है वो लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंट होने चाहिए, और वहाँ पे रिच इन नेक्टर होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर फ्लावर काफ़ी स्मॉल है तो वहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर के अंदर यानी इन्फ्लोरेसेंस वहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो उसको कॉन्स्पिक्यूअस यानी आसानी से दिखाई दे जाए, जो भी वहाँ पे इंसेक्ट वगैरह जो भी है उसको वो फ्लावर दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय द कलर। जो भी कलर होता है ना फ्लावर का, वो हमारे लिए नहीं है कि वाह क्या रेड कलर का फ्लावर है, येलो कलर का, वो जो इंसेक्ट जो भी पॉलिनेशन करवा रहे हैं उनके लिए होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, 2015 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये पूरा पैराग्राफ से ध्यान से पढ़ना। वो फ्लावर जो पॉलिनेटेड करवाते हैं फ्लाइज और बीटल के द्वारा, वो सीक्रेट करते हैं फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, यानी उनमें से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है, थोड़ी सी दुर्गंध आती है जो फ्लाइज और बीटल का यूज करते हैं पॉलिनेशन के द्वारा। क्लियर है। इसके अलावा देखिए टू सस्टेन एनिमल विजिट, यानी जो एनिमल्स है वो पॉलिनेशन के लिए आते रहे बार बार, तो उनको रिवार्ड दिया जाता है। क्या रिवार्ड दिया जाता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लोरल रिवार्ड दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है देखिए, अब होता क्या है, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो उसी वो रिवॉर्ड लेने के लिए बार बार वो आते रहते हैं। क्लियर है। अब आगे लिखा हुआ है, जो भी पोलन ग्रेन होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि वो जो एनिमल पॉलिनेटर है उसके ऊपर वो लग जाए, और जब वो एनिमल कैरी कर लाए उनको पोलन ग्रेन को फ्रॉम बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा, और वहां पे वो पॉलिनेशन अचीव करवा पाए। इसके अलावा और बड़े बड़े रिवार्ड भी दिए जाते हैं। ये तो सिंपल रिवार्ड हो गए कि पोलन ग्रेन दे दिया, नेक्टर दे दिया, और भी बड़े बड़े रिवार्ड दिए जाते हैं। देखिए कुछ एक फ्लोरल स्पीसीज ऐसी होती है जहां पे प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, यानी वो जो आपके पॉलिनेशन करवा रहे हैं उनको ये जगह दी जाती है कि आप यहाँ पर एग्स भी दे सकते हो। एग्जाम्पल दिया गया टोलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस, जो सबसे टोलेस्ट फ्लावर है जिसकी हाइट अप टू 6 फीट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि वो जगह प्रोवाइड कर देता है कि आप एग्स भी दे सकते हो। ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल है, यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ना। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीसीज ऑफ मोथ, जो कि एक एनिमल है, एंड प्लांट यूका। यहाँ पर जो यूका और मोथ होता है इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर ये रिलेशनशिप ना हो तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है देखिए, लिखा हुआ है कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लव है। देखिए मोथ यहाँ पे क्या करता है, अपने एग्स को डिपॉजिट करता है किसके अंदर, लोक्यूल के अंदर। लोक्यूल के अंदर क्या थी, जो ओवेरी के अंदर कैविटी थी उसको बोलते हैं लोक्यूल। वहां पर अपने एग्स दे देता है और इंटर्न क्या कर देता है, जो प्लांट है उसका पॉलिनेशन हो जाता है। अब जो लार्वा है वो मोथ का वो डेवलप हो जाता है और एग्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसे सीड जो होते हैं वो डेवलप करने स्टार्ट होते हैं तो वहां पे जो लार्वा होते हैं मोथ के वो बाहर आ जाते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या हर बार जो है वो आपके ऐसा होता है कि हर बार पॉलिनेशन करवाते हैं तभी रिवॉर्ड मिलता है? जी नहीं, ऐसे भी होते हैं जो रोबर्स होते हैं जो चोरी भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पोलन या फिर नेक्टर को कंज्यूम कर लेंगे, पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे। और ऐसे फ्लोरल जो विजिटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पोलन नेक्टर रोबर्स बोला जाता है। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है आप ध्यान से समझिए। मैंने अभी बताया था कि सबके अंदर ऑटोगेमी नहीं होती है और उसके बारे में हम बात करेंगे, वो यहीं से स्टार्ट होता है ऑटोगेमी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए
मेजोरिटी ऑफ द प्लांट होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो पार्ट होता है वो एक ही सेम फ्लावर के ऊपर होता है। ठीक है, फ्लावर ऑफ द पोलन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और इस वजह से क्या होता है कि सेम फ्लावर के अंदर दोनों रहते हैं तो उनका कॉन्टेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो वहां पे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी अब वो ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा? तो फ्लावर जो है वो बहुत सारी टेक्निक को डेवलप करता है, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी डेवलप करता है जिसके द्वारा जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको क्रॉस पॉलिनेशन में तब्दील कर दिया जाए और सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी कम से कम की जाए। अब ये कैसा होगा, इसको हम कैसे करेंगे, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारी स्पीसीज, जो सम स्पीसीज के अंदर क्या होता है, जो पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पोलन रिलीज होगा तो यहां पर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पोलन। यानी जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएंगे, जब तक स्टिग्मा रिसीव करने वाली होगी उससे पहले पोलन रिलीज कर दिए जाएंगे, या फिर यहां पर क्या होगा कि स्टिग्मा पहले ही रिसीव कर लेगी जब तक पोलन रिलीज ही नहीं होगा। तो ये पहली चीज हो गई। ये कौन सी होगी? पहली चीज होगी। यानी इनके बीच में जो सिंक्रोनाइज्ड है, जो हमारी स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन है, जब ये रिलीज होगा और ये रिसीव करेगी तभी तो बात बनेगी। बट क्या होगा, ये रिलीज ही नहीं करेगी, ये रिसीव ही नहीं करेगी और ये रिलीज हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि ये आपका रिलीज ही नहीं करेगा और ये रिसीव कर लेगी। तो ये दो चीजें हो सकती है। और क्या कर सकते हैं? इन सम अदर स्पीसीज, कुछ और स्पीसीज में क्या करेंगे, द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इनकी पोजीशन अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग रूम में बिठा दो या फिर ऊपर नीचे कर दो, कुछ भी कर दो, सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन द कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे नहीं आ पाएगा। तो ये बोथ डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, ये जो दोनों हमने पढ़ा है ये क्या करते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। बट जहां पर क्या होता है कि आपकी जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती। अब देखिए, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तीसरा क्या हो सकता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ले आओ। अब ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, देखिए समझिए, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होता है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही है ना, तो वो क्या करेगी, जो सेम जेनेटिक मटेरियल वाला है उसमें जो पोलन है उससे पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होने देगी। देखिए, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देगी सेम अगर जेनेटिक मटेरियल हुआ तो, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होने देगी पिस्टल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। फोर्थ क्या हो सकता है, देखिए, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी यहाँ पर केवल और केवल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस किए जाए, यानी एक प्लांट में या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। इफ बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, उसको बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन। अब कैसे समझिए, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में मोनोइशियस और डायोइशियस के अंदर बताया था, मान लो प्लांट एक ही है बट एक फ्लावर के ऊपर यहाँ पर जो है वो मान लेते हैं आपका मेल है, और ये जो फ्लावर यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, आपका फीमेल है। तो फ्लावर तो अलग अलग हो गए बट अब प्लांट भी कौन सा है, सेम ही है। और ये कैसा हो सकता है, ये किस किस के अंदर हो सकता है, ये हो सकता है कैस्टर और मेज के अंदर, जहाँ पे मोनोइशियस कंडीशन है। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे ऑटोगेमी तो नहीं होगी बट जिटेनोगेमी होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम है, जिटेनोगेमी के भी डेफिनेशन पढ़ के आए थे। तो फिर इसके लिए क्या करवा सकते हैं, इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया या फिर डेट पाम, हमने डायोसियस के अंदर पढ़ा था, पपाया या फिर डेट पाम, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो मेल के लिए अलग प्लांट हो जाएगा और फीमेल के लिए अलग प्लांट हो जाएगा। ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, इसको बोलते हैं डायोइशियस कंडीशन। यानी डायोइशियस प्लांट के अंदर क्या होगा, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। यहाँ पर केवल और केवल कौन सी होगी, जीनोगेमी होगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से बोथ द डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं, AIPMT 2008 में, फिर 12 में, फिर 17 में और फिर 19 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, यानी पोलन ग्रेन और जो पिस्टल है उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा। अब जब पोलिनेशन होता है तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि वो राइट टाइप का पोलन ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो सेम स्पीसीज का होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, ये किसका प्लांट है,
मैंगो का, और यहाँ पर इसके पास में एक और प्लांट मान लेते हैं, ये किसका है, एप्पल का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो मैंगो के पास पोलन ग्रेन आएंगे वो केवल मैंगो के आएंगे, वो एप्पल के भी आ सकते हैं। बट यहाँ पर एप्पल के पोलन ग्रेन जो आए हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे। वो कैसे पता चलेगा और कैसे इंटरेक्शन होगा, वही कहलाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर है? ओके तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वो राइट टाइप के पोलन ना हो, यानी कंपेटेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज ना हो, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर ऑफ द अदर स्पीसीज, या तो वो अदर स्पीसीज का हो सकता है या फिर वो सेम प्लांट का हो सकता है। सेम प्लांट यानी ऑटोगेमी, और हमने बताया था कि ऑटोगेमी प्रिवेंट होगी पोलन पिस्टल के इंटरेक्शन के लिए, वहां पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी आ जाएगी जो अभी अभी पढ़ा था। क्लियर है? तो फिर यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर जो भी पोलन ग्रेन आता है तो वहाँ पर ये पिस्टल के पास एक एबिलिटी होती है जिसके द्वारा वो पोलन को रिकॉग्नाइज करती है। अगर वो राइट टाइप का है तो वो कंपेटिबल है, और अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो वो इनकम्पेटिबल है। अगर वो राइट टाइप का है तो वहाँ पे पिस्टल उस पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगी, और जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होते हैं जहाँ पर पोलन ट्यूब की ग्रोथ होनी होती है वो सारी चीज़ें होगी, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अगर वहाँ पे पोलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल उसको पोलन को रिजेक्ट कर देगी, और वहाँ पे पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से स्टिग्मा पे और पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी। तो यही जो एबिलिटी होती है, ये वाली जो एबिलिटी होती है जिसके द्वारा पिस्टल जो रिकॉग्नाइज करती है पोलन को, एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्ट करती है, ये क्या होता है, कंटिन्यूस डायलॉग होता है बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल, जिसके द्वारा ये चीज़ें एक्सेप्टेशन या रिजेक्शन वाली जो निकलकर सामने आती है। अब ये कैसे होता है, ये जो कंटिन्यूस डायलॉग होता है ये किस प्रकार से होता है, लिखा हुआ है दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज बाय द पिस्टल, यानी वो केमिकल्स रिलीज करेगा पोलन, तो उसी केमिकल्स को रियलाइज किया जाएगा पिस्टल के द्वारा, और फिर जहाँ पर इंटरेक्शन होगा और फिर उसी के द्वारा जो वो ग्रोथ होगी। लिखा हुआ है इट इज ओनली इन द रिसेंट ईयर दैट द बोटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट एंड द इंटरेक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन। तो अभी रिसेंट ईयर में ये सब कुछ हुआ है जब बोटनिस्ट ने इस चीज़ का पता लगाया है कि कैसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके अगर वहां पर कंपेटेबिलिटी पोलिनेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन जो वो जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा के ऊपर, और वहां पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी जर्म पोर के थ्रू। वो मैंने आपका बता दिया था, जहां पर आपकी एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती वो जर्म पोर होती है, तो उसके थ्रू पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ये हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, फिर उसके बाद में जो पोलन ग्रेन होता है वो मूव करता है पोलन ट्यूब के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो आपके 60% होते हैं वहाँ पर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो शेड होते हैं एट द 2 सेल स्टेज। एक आपका होता है वेजिटेटिव और एक जनरेटिव होता है। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है अभी आप खुद ही देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर जनरेटिव सेल डिवाइड करता है एंड फॉर्म द 2 मेल गेमिट। तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गेमिट बना लेगा जब आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होगी स्टिग्मा के ऊपर तब। और वो प्लांट जिनके अंदर शेड ही 3 सेल स्टेज में होते हैं तो वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, तो वहाँ पर वो आपके 2 मेल गेमिट ऑलरेडी बने हुए हैं फ्रॉम द बिगनिंग, तो वो भी पोलन ट्यूब के थ्रू रीचिंग कर जाएंगे ओवरी के अंदर। यानी अल्टीमेटली चाहे वो सेट हुआ है 2 सेल स्टेज पे या 3 सेल स्टेज पे, अल्टीमेटली जब भी जो भी होगा वहाँ पर जब पोलन ट्यूब होगी तो वहाँ पे 2 मेल गेमेट ही प्रेजेंट होंगे, यानी 3 सेल स्टेज वाली कंडीशन होगी। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अब ये जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और कहाँ पे चली जाती है, सिनर्गिड की तरफ चली जाती है, जहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेचस होते हैं। और वो फिलीफॉर्म अपरेचस क्या काम करते हैं, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होते हैं वो गाइड करते हैं एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। ये बता चुका हूँ, नीट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। क्लियर है? तो अब हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर देखिए, ऑल द इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर्ड टू एज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या होता है, यानी वो सभी इवेंट जब एक पोलन ग्रेन जो वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, फिर उसमें से पोलन ट्यूब ग्रोथ होते हुए जो मेल गेमेट है वो जब तक ओव्यूल तक ना पहुंच पाए, तो वो पूरा जो इवेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब आपको ये क्लियर समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो आपका पोलन ग्रेन क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। लिखा भी हुआ देखिए यहाँ पर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय द प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग ऑफ द पोलन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा, एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे पोलन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर वो सही है, कंपेटेबल है, तो उसको प्रमोट किया जाएगा और पोलन ट्यूब को ग्रोथ की जाएगी। अगर वो इनकम्पेटेबल है तो उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा और उसमें से पोलन ट्यूब को नहीं आने दिया जाएगा, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। ये प्लांट ब्रीडर के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती है इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन के अंदर। अब
अगर आपको पोलन ट्यूब की ग्रोथ देखनी है, आपको स्टडी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एक पोलन जो है वो अलग अलग फ्लावर से ले सकते हो, जैसे पी, चिक पी, केलाट्रो या फिर बेलेसम या फिर विनिसा, इनसे कहीं से भी आप पोलन ग्रेन निकाल लीजिए। उस पोलन ग्रेन को क्या करिए, एक ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अबाउट 10% शुगर सॉल्यूशन के अंदर उसको रखिए और अबाउट 50 to 30 मिनट के बाद आपको क्या दिखाई देगा, स्लाइड के अंदर लो पावर लेंस के अंदर वहां पर आपको पोलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलती हुई दिखाई देगी पोलन ग्रेन से। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, जो चैप्टर 9 आएगा, ठीक है, वहां पर हम बात करेंगे ब्रीडर्स की। वहां पे क्या देखेंगे कि जो आपका अलग अलग जो डिफरेंट स्पीसीज है या फिर अलग जो जेंडरा है उनको कंबाइन करके वहां से डिजायरेबल कैरेक्टर निकाले जाते हैं और वहां से सुपीरियर वेराइटी को डेवलप किया जाता है। बट हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर उस चीज को टर्म को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसे की जाती है, देखिए, इज द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कोई भी क्रॉप को इंप्रूव करना है तो उसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका रहता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का रहता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये एक क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर हम क्या करते हैं, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है, जो अच्छे कैरेक्टर वाले पोलन ग्रेन है, उन्हीं को केवल यूज किया जाता है पोलिनेशन के टाइम पे, और जो स्टिग्मा होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द कंटेमिनेटेड, यानी जो अनवांटेड पोलन है, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन है उससे प्रोटेक्ट किया जाता है स्टिग्मा को, और केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो है उन्हीं को लिया जाता है। तो ये सब कैसे होता है, ये दो प्रोसेस होते हैं, इमास्कुलेशन और बैगिंग के द्वारा। इस प्रोसेस को हम टेक्निक के द्वारा ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आप कैसे करते हैं, देखिए समझिए, इमास्कुलेशन क्या होता है और बैगिंग क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, तो वहां पर जो मेल वाला पार्ट है, जो एंथर वाला पार्ट है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द फ्लावर बड। जब तक एंथर जो है वो डिसेस करके पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, उससे पहले ही एंथर को वहां से हटा दिया जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाता है मास्कुलेशन। ये हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी पढ़ेंगे, मास्कुलेशन, ये वर्ड वहां पर लिखा आएगा डायग्राम के अंदर। अब मास्कुलेशन से क्या होता है कि वहां पर जो है आपके वो उसी प्लांट के पोलन ग्रेन नहीं आएंगे, यानी जो हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो चाहिए, जो हमें डालने हैं, केवल वही पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर जा पाएंगे। अब मास्कुलेशन करने के बाद क्या होगा कि वहां पर जो हमारा स्टिग्मा है उसको क्या कर दिया जाएगा, एक सूटेबल बैग के द्वारा या जो बटर का पेपर का बना होता है उसके द्वारा जो स्टिग्मा होता है उसको क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंटेमिनेटेड पोलन ना आ जाए इसलिए, और ये प्रोसेस कहलाता है बैगिंग। अब आप ऐसे समझिए सिंपल सा, जैसे ये हमारे पास स्टिग्मा है और ये हमारे पास पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पर ये सेम फ्लावर है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मास्कुलेशन। और फिर ये स्टिग्मा, इसको एक बटर पेपर से बना हुआ जो पेपर होता है, बटर पेपर, उससे इसको कवर कर दिया जाएगा। तो ये कवर करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, बैगिंग कहलाता है। समझ में आ गया? ओके, आगे लिखा है, अब यहाँ पे जो बेक कर दिया है फ्लावर को, अब जब रिसेप्टिविटी आएगी स्टिग्मा के ऊपर, जब स्टिग्मा रिसीव करने लगेगी किसी पोलन ग्रेन को, तो हम केवल और केवल जो कलेक्टेड पोलन ग्रेन है, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन है, वो उनको डाल देंगे और वापिस से रीबेक कर देंगे। सिंपल क्या है, यहाँ पर स्टिग्मा जब रिसीव करने वाली होगी तो हम अपने पोलन ग्रेन यहाँ पर डालेंगे और वापिस से उसको बैगिंग कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वहां पर कोई भी अनडिजायरेबल हमें पोलन ग्रेन नहीं चाहिए, इसलिए। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी केवल और केवल वहाँ पे मेल और फीमेल वाला पार्ट है, तो जो वहाँ पर हमें मास्कुलेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल और केवल बेगिंग कर देंगे, फिर पोलन डाल के और जैसे रिसेप्टिव होगी वापस से उसको रीबेक कर देंगे, तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन का। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पर मास्कुलेशन करनी पड़ेगी, अगर यूनिसेक्सुअल है तो मास्कुलेशन की जरूरत नहीं है, बट बेगिंग दोनों के अंदर ही करनी पड़ेगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। यहाँ तक था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट के। बट हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2012 में, उसके बाद में 17 में, 18 में और 19 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? अभी तक हमने ये बात कर चुकी है कि 2 मेल गेमीट बनेंगे और वो सिनर्गिड के अंदर एंटर करेंगे पोलन ट्यूब के थ्रू। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी। तो अब होगा क्या कि जो आपका सिनर्गिड के थ्रू कहां पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू वो एंटर करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर एक जो मेल गेमीट होगा वो जाएगा एग सेल के पास में, और वहां पे जो एग सेल की न्यूक्लियस है उसके साथ में फ्यूज कर लेगा, और उस चीज को बोलते हैं सिनगेमी। और जब वो एग सेल के साथ में एक न्यूक्लियस एल में एक मेल गेमीट जो फ्यूज करेगा तो बनेगा डिप्लॉइड सोल, जिसको बोलेंगे जाइगोट। क्लियर हो गया? यानी ये हो गई हमारी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में मतलब 2 फर्टिलाइजेशन होगी। उसमें से पहला क्या हुआ है कि एक मेल गेमीट गया और एग सेल की न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करके सिनगेमी यानी जाइगोट का डेवलपमेंट कर दिया।
अब जो अदर मेल गेमिट है वो क्या करेगा, वो जाएगा पोलर न्यूक्लियस के पास में, जो सेंट्रल सेल के पास में पोलर न्यूक्लियस है वहां पर जाएगा और वहां पर फ्यूज करके बनाएगा ट्रिप्लोइड यानी 3n। ये हमारा डिप्लॉइड था 2n, हमारे गेमेट थे n हैप्लॉइड, बट यहाँ पर क्योंकि 2 न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस और चली गई तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो गई, तो ये बन गया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएगी पेन। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ट्रिपल फ्यूजन कहला रही है। 2 न्यूक्लियस तो ऑलरेडी थी पोलर न्यूक्लियस और एक और चली गई, तो यहाँ पर इसको क्या बोल दिया गया, ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया गया। तो ये हो गई सेकंड फ्यूजन यानी सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो एक होती है सिनगेमी, सेकंड होती है ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए लिखा है 2 टाइप फ्यूजन हो रहा है, एक सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। अब जो सेंट्रल सेल होता है वो बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो हमारा एंडोस्पर्म है वो बनता है एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, जबकि जो जाइगोट होता है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो को बनाता है। क्लियर। अब यहाँ पे डायग्राम में आपके सामने दिया हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे फर्टिलाइजेशन हुई है तो जो आपका जाइगोट है, जो एग सेल था उसने बना लिया जाइगोट, दैट इज 2n। ये हमारा जो पोलर न्यूक्लियस थी उसके साथ में 2 न्यूक्लियस तो पहले से थी, एक और आके फ्यूज हुई तो 3n हो गया, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। जो सेंट्रल सेल है वो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये जो आपके एंटीबॉडल सेल वगैरह थे ये डीजनरेट कर गए, और सिनेगेट थे ये भी क्या कर गए, डीजनरेट कर गए। ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट है, ये ग्लोबुलर होता है, ये प्रो एम्ब्रियो होता है, ये हार्ट शेप्ड होता है, और ये मैच्योर एम्ब्रियो होता है। ये डाइकोटिलेडन का डायग्राम दिया हुआ है, अभी आगे बात करेंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन कब होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एंडोस्पर्म बना है और जो एम्ब्रियो बना है उनका जो डेवलपमेंट होगा वो किसके अंदर आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा। इसके अलावा जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होना सीड में, और ओवरी का कन्वर्ट होना फ्रूट में, वो भी किसके अंदर आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की, देन हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, देन हम जो है वो सीड की बात करेंगे, एंड देन हम फ्रूट की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म में क्या होता है, अभी अभी आपको पता चल चुका होगा, जो सेंट्रल सेल होता है वही आपका बनाता है क्या, एंडोस्पर्म। तो देखिए द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ट्रिप्लोइड क्यों, क्योंकि जो आपको ही पता चल चुका होगा कि पोलर न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करके वो ट्रिप्लोइड ही बनाया है। अब यहाँ पर ये जो टिश्यू बना है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो टिश्यू बना है, इसमें होता क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक्चुअल में जो एंडोस्पर्म बनता है उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर दिया जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उस टाइम पे। अब लिखा देखिए, इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म द पेन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियस। यानी जो आपकी 3n वाली न्यूक्लियस है वो बहुत सारी न्यूक्लियस जो है उसमें डिवाइड करती है और आपकी क्या बन जाती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, और उस एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। उसके बाद में कुछ टाइम पे बाद में क्या होता है कि वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और जो एंडोस्पर्म होते हैं वो सेलुलर बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर 2 टाइप के आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जहाँ पे सेल नहीं बने, केवल और केवल थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और सेकेंड होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए द कोकोनट वाटर, जो कोकोनट का वाटर जो ड्रिंक करते हो वो और कुछ भी नहीं है, फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जो कोकोनट का जो आपका वाटर होता है वो केवल और केवल क्या होता है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से बनता है। और जो कोकोनट का व्हाइट कर्नल पार्ट होता है जो ईट करने के काम आते हैं वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जहां पर जो एंडोस्पर्म था उसके अंदर वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 2015 और 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, जब सीड बनता है, अब एक्चुअल में बनेगा क्या, यहाँ पे ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, एम्ब्रियो सेक के अंदर हो रहा है, तो एक्चुअल में बनेगा क्या, सीड बनेगा। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो या तो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर वो पार्शियली कंज्यूम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो कई बार क्या करता है, एंडोस्पर्म को कंप्लीट कंज्यूम कर लिया जाता है, वो किसके अंदर, पी के अंदर, ग्राउंडनट और बीन्स के अंदर, या फिर बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। और कई बार क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो मैच्योर सीड के अंदर भी रहता है, फॉर एग्जांपल कैस्टर एंड कोकोनट के अंदर। क्लियर है। अब जिसके अंदर रहता है उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिनस सीड, यानी जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म बच गया उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड, और जिसके अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया उसको बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये हम सीड के अंदर दोबारा पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका एग सेल था वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही था, जहां पर जाइगोट है वो आपका सिचुएटेड है।
अब जाइगोट के अंदर क्या होता है, देखिए मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्मेड। जब जाइगोट का डेवलपमेंट तभी स्टार्ट होता है ज़्यादातर जब आपका एंडोस्पर्म एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि आपको अभी अभी बताया था कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ताकि यहाँ पर जब एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करे तो उसके पास में एक अल्टीमेट कुछ ना कुछ रिसोर्स हो, किसके लिए? आपके फूड के लिए। क्लियर है? अब देखिए सीड तो अलग अलग हो सकते हैं, बट आपके जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है जिसको हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, वो सिमिलर होती है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर, यानी इनका सीड अलग अलग हो सकता है बट अर्ली जो स्टेज होती है वो लगभग सिमिलर होती है। अब यहाँ पर एक डाइकोटिलीडन का एम्ब्रियो दिखाया जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, यहाँ पर ये वाला, इसके बारे में बात कर रहा था कि ग्लोबुलर हेड, हार्ट शेप्ड और मैच्योर एम्ब्रियो, यहाँ पे ये सस्पेंसर इस साइड पे यहाँ पे दिखाया गया है। इस टाइप से यहाँ पर इन्होंने बात की है। तो अब आप खुद देख सकते हो, देखिए यहाँ पर यही चीज इन्होंने लिखी है। दी जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो होता है, फिर ग्लोबुलर होता है, फिर हार्ट शेप्ड होता है और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ये डाइकोट के अंदर होता है। अब हम एक डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर होता क्या है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, 2 कोटिलीडन होता है। जो पोर्शन एम्ब्रियल एक्सिस के अबाव होता है कोटिलीडन का उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, जहां पर आपका प्लूम्यूल होता है या फिर उसको स्टेम टिप भी बोलते हैं। और जो इसके बिलो पार्ट होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जहां पर आपका रेडिकल होता है और रूट टिप बिल्कुल पोर्शन पे होती है। रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। अब आपको यहाँ पर आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। अब इसमें कोटिलीडन इस टाइप से दिखाए गए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। यहाँ पर ये जो हमें कोटिलीडन दिखाया गया, ये एक कोटिलीडन यहाँ पर हो गया और ये सेकंड कोटिलीडन यहाँ पर हो गया। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर होती है हमारी एपिकोटाइल, जो इस डायग्राम में नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर होती है एपिकोटाइल और एपिकोटाइल के ऊपर होता है ये वाला पोर्शन प्लूम्यूल। ये होता है आपका हाइपोकोटाइल जो इसके नीचे होता है, और वहाँ पर होता है रेडिकल, और यहाँ पे रेडिकल की कवरिंग करने वाली क्या होती है, रूट कैप होती है। अब जो प्लूम्यूल होता है वो बनाता है किसको, शूट टिप को, और जो रेडिकल होगा वो किसको बनाएगा, रूट को बनाएगा। मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इस चीज़ के बारे में बात भी की थी। कुछ ऐसा ही होता है आपके मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट में भी देखिए क्या लिखा है, अब यहाँ पर लिखा है एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकोट पोजेस ओनली 1 कोटिलीडन, इसीलिए इसको मोनोकोट बोलते हैं। डाइकोट उसको क्यों बोलते हैं, डाई मीन्स 2 कोटिलीडन, मोनो मीन्स केवल सिंगल कोटिलीडन। और ये जो सिंगल कोटिलीडन होता है इन द ग्रास फैमिली 1 कोटिलीडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, और इस जो सिंगल कोटिलीडन है उसको बोला जाता है स्कूटेलम। और ये सिचुएटेड होता है टुवर्ड द वन साइड, केवल एक साइड पे ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2006 में, उसके बाद आ चुका है आपका 2015 में और 2016 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ये स्कूटेलम वाला आपको याद रखना पड़ेगा। अब डायग्राम यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर कैसा बनाया गया, ये सिंपल है, ये ऐसा बना दिया गया है और इसमें जो स्कूटेलम है उसको ऊपर कर दिया गया ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं, यहाँ पे ऐसे बना के और स्कूटेलम को ऐसे भी रखूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूटेलम क्या है, अल्टीमेटली आपका एक कोटिलीडन है, उसी का नाम यहाँ पे स्कूटेलम दिया है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका एपिकोटाइल है और यहाँ पर आपका हाइपोकोटाइल है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल और यहाँ पे आपका शूट एपेक्स, शूट एपेक्स के ऊपर कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल की। यहाँ पर आप देखोगे रेडिकल है, रेडिकल के बाद में रूट कैप और यहाँ पे आपका कोलियोराइजा है। कोलियोराइजा क्या करता है, इनको कवर करता है, सिंपल है। और ये आपका एक सिंपल एपीब्लास्ट है। तो अब देख लेते हैं, यही सब कुछ दिया हुआ है। देखिए एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो लोअर एंड है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, वहां पर आपको मिलेगी रेडिकल और रूट कैप, और वहां पे एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो अबाउ लेवल पे है, वहाँ पे स्कूटेलम के अबाउ जो उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल होती है आपकी शूट एपेक्स, जहाँ पे लीफ प्राइमोडियम इनक्लोज करती है होलो फोलियर स्ट्रक्चर को जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल जो वो शूट ऑप्शन और कोलियोराइजा जो वो रेडिकल को कवर करता है। ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं सीड के बारे में। तो सीड जो होता है वो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब ये यहाँ पर सिंपल हमने कई बार बात की है कि जो आपका ओव्यूल होता है वही फर्टिलाइज्ड होके क्या बनाता है, सीड बनाता है। किसके अंदर बनता है, ये फ्रूट के अंदर बनता है। अब यहाँ पर देखिए सीड के पास क्या क्या होता है, सीड के पास होता है सीड कोट, कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पर ये चीज़ें जो वो सीड के पास प्रेजेंट होती है। क्लियर है। अब जो कोटिलीडन होता है वो आपकी क्या होता है, ऑफ द एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल एज इन द लेग्यूम। तो लेग्यूम के अंदर जो आपका फूड रिजर्व मटेरियल रहता है वो कोटिलीडन्स होते हैं। क्लियर है। और कोटिलीडन भी क्या करते हैं, जो आपके डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, वो रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को। अब हमने बात की थी कि आपका नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। देखिए मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस बोल दीजिए या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस बोल दीजिए। अब ये नॉन एल्ब्यूमिनस क्या पे होते हैं, जब नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
तो जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो उसके अंदर कंप्लीटली अगर आपका एंडोस्पर्म जो यूज हो जाए जैसे पी या ग्राउंडनट के अंदर, तो उसको बोला जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिनस किसको बोला जाता है? जिसके अंदर एंडोस्पर्म का पार्ट जो वो रिटेन कर जाता है और कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है अप टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए। सम सीड के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर या फिर बीट के अंदर जो आपका न्यूसिलस था वो भी यहाँ पर परसिस्ट कर जाता है, वो भी आपका जो वो डीजनरेट नहीं होता है, यूज नहीं होता है। अगर यहाँ पर न्यूसिलस परसिस्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्पर्म बोला जाता है। यहाँ से जो आपका एल्ब्यूमिनस से लेकर यहाँ पर पेरिस्पर्म तक 2013, 2014 और 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके अब हमने बात किए थे ओव्यूल के अंदर अलग अलग पार्ट के बारे में। तो वहाँ पे हमने बात की थी जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, जो आपके हार्ड कवरिंग होते हैं ओव्यूल की, वो बना लेते हैं टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड था, ओके, वहाँ पर जो स्मॉल पोर प्रेजेंट था, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर वहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट थे, तो वो जो स्मॉल पोर होता है वो सीड कोट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। अब ये आपका जो स्मॉल पोर है जिसको सीड पोर भी बोलते हैं, यहाँ से आपके ऑक्सीजन एंड वाटर की जो एंट्री होती है सीड के अंदर, कब? जब जर्मिनेशन का टाइम आता है तब। अब जब सीड मैच्योर हो जाता है ना, तब उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है और सीड जो होता है वो रिलेटिवली ड्राई हो जाता है। 10 to 15% ही जो वो मॉइस्चर बचता है उसके टोटल मास का। इसके अलावा वहाँ पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाता है जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी एक एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी और सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो जो सीड है वो क्या करने लग जाएगा? जर्मिनेट करने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और यहाँ पर ओव्यूल और सीड जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली बनती है। मतलब जैसे आपका ओव्यूल से सीड बन रहा होगा उसी टाइम ओवेरी से फ्रूट बन रहा होगा। और जो वॉल होती है ओवेरी की वो कन्वर्ट हो जाती है वॉल ऑफ द फ्रूट, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। यहाँ से भी आपका 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके अब यहाँ पे हम दो बात करते हैं, कहते हैं ना ये ड्राई फ्रूट है या फ्लैसी फ्रूट है, तो उसकी बात करते हैं। जो फ्रूट होते हैं वो फ्लैसी भी हो सकते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज और आपका मैंगो या फिर अदर हो गए, और वो ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड वगैरह। ये क्या कहलाते हैं? आपके ड्राई फ्रूट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर इवोल्व होता है एक मैकेनिज्म जिसके द्वारा सीड जो होते हैं वो डिस्पर्स हो पाए, इसीलिए वहाँ पे फ्रूट डेवलप होते हैं। अब फ्रूट भी यहाँ पर 3 टाइप के पड़ेंगे, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब यहाँ पे जो फॉल्स फ्रूट है यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। बात करते हैं फॉल्स फ्रूट क्या होता है। देखिए, मोस्ट द प्लांट द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ज़्यादातर में तो जो फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप करता है, बट अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। हाउएवर इन ए फ्यू स्पीसीज, कुछ ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, इनके अंदर क्या होता है जो थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे थैलेमस जो होता है वो फ्रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, और इस टाइप के फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। या सिंपल बोल सकते हो कि वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप ना होकर किसी और पार्ट से डेवलप हो तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? मोस्ट फ्रूट, ज़्यादातर फ्रूट ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो आपके डेवलप होते हैं ओवरी से। अब ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। ओके, और फ्रूट भी होते हैं वो रिजल्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। ना व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक? इनके अंदर क्या होता है जो फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो लास्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, पार्थेनो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्प मतलब फ्रूट। तो यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। इसके अंदर होता क्या है, जो एम्ब्रियो से होता है वही कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। फॉर एग्जाम्पल दिया है बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। बनाना जो होता है वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, इसीलिए उसके अंदर सीड जो प्रेजेंट नहीं होते हैं। पार्थेनोकार्पिक हम और भी तरह से इंड्यूस कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और सच फ्रूट होते हैं जो सीडलेस फ्रूट होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिए हुए सीड के दिए हुए हैं, ये फर्स्ट चारों डायग्राम में किसके दिए? सीड के दिए। ये कोटलेडन, ये माइक्रोपाइल, यहाँ पे आपको सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटलेडन, ये हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, सूट एपिकल, रूट केप। ये भी आपको डायग्राम दिखाई देगा, सीड कोट, कोटलेडन, यहाँ पे हाइपोकोटाइल, रूट टेप, एंडोस्पर्म, और ये भी आपको दिखाई देगा पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, और यहाँ पर स्कूटेलम, कोलिप्टाइल, प्लूमोल, और ये वाला मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी ये डायग्राम दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स फ्रूट के डायग्राम दिए, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये एप्पल है, तो एप्पल के अंदर जो भी आप पार्ट ईट करते हो वो एक्चुअल में क्या होता है? थैलेमस होता है।
इसलिए क्या होता है, फॉल्स फ्रूट आता है। यहाँ पे ये सीड है, ये एंडोकार्प, ये मेसोकार्प। इसी तरह आप स्ट्रॉबेरी जो ईट करते हो वो थैलेमस पार्ट होता है, यानी फॉल्स फ्रूट के अंदर आता है, ये बाहर एक्ने है। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो सीड बनते हैं ना वो बहुत सारे एडवांटेजेस भी देते हैं एंजियोस्पर्म को। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो वहाँ पर सीड जो बन रहे हैं वो ज़्यादा एडवांटेज देंगे एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म। पहला क्या है कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जैसे पोलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर की डिपेंडेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसलिए सीड फॉर्मेशन काफ़ी ईजी है। इसके अलावा सेकंड क्या होता है कि यहाँ पे जो सीड है उसको डिस्पर्स करना न्यू हैबिटेट के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीड होता है उसके अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है। इसके अलावा जब वो सीडलिंग करेगा तो उसको अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगी, जब तक वो कैपेबल ना हो जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खुद का फूड ना सिंथेसाइज कर पाए, तब तक इतना एबिडेंट रिजर्व फूड मटेरियल सीड के अंदर होता है कि वो उसका हेल्प कर पाए। इसके अलावा जो हार्ड सीड कोट होती है वो भी प्रोटेक्शन करती है यंग एम्ब्रियो का। क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो आपका सीड तैयार होता है तो वहाँ पर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होती है वो वेरिएशन भी प्रोवाइड करती है, जो कि इवोल्यूशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब सीड जो होते हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी ऑफ द मैच्योर सीड जो होती है वो स्टोरेज में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ताकि थ्रू आउट द उस सीड को हम स्टोर कर पाएँ और नेक्स्ट सीजन में उसको ग्रो कर पाएँ। अब ऐसा समझिए, अगर हम सीड को स्टोर ही ना कर पाएँ तो क्या हमारे फार्मर जो हैं वो चला पाएंगे एग्रीकल्चर को? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि वियाबिलिटी की। जैसे हमने पोलन ग्रेन के अंदर बात की थी कि वहाँ पर भी वियाबिलिटी होती है, ऐसे सीड के अंदर वियाबिलिटी होती है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम होता है तभी तक वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो यहाँ पर जो सीड्स की वियाबिलिटी होती है वो लूज वियाबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स, यानी ज़्यादातर जो स्पीसीज होती है, कुछ एक स्पीसीज ऐसी होती है जो कि आपकी सीड में जो वियाबिलिटी होती है वो विद इन फ्यू मंथ्स ही उसकी लूज हो जाती है। ये कुछ एक स्पीसीज में ऐसा होता है, जबकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। ज़्यादातर स्पीसीज में क्या होता है वो सेवरल ईयर्स तक जो है उनकी वियाबिलिटी बनी रहती है। और कुछ एक तो ऐसे सीड हैं जहाँ पर वियाबिलिटी जो थी वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक बनी हुई थी। ऐसे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले AIPMT में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंट में नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वियाबल सीड, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपिन। कौन सा है ओल्डेस्ट? ल्यूपिन, जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। और इसको कहाँ से निकाला गया था? आर्कटिक टंड्रा से निकाला गया था। और ये जो सीड निकाला गया ये जर्मिनेट कर गया और फ्लावर भी आ गए। एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ द डोरमेंसी, यानी ये जो आपका सीड था वो 10,000 ईयर के बाद में भी जर्मिनेट कर गया। यह यहाँ पर निकाला गया आर्कटिक टंड्रा से और ये ल्यूपिन प्लांट का था। ये तो था पहला रिकॉर्ड। सेकंड क्या है, एक रिसेंट का रिकॉर्ड भी है 2000 ईयर का, यानी वो सीड निकाला गया, पहले 2000 ईयर से वो सीड पड़ा हुआ था, फिर वो जर्मिनेट कर गया। और ये क्या था? ओल्ड वियाबल सीड ऑफ द डेट पाम। और डेट पाम कौन सा था? ये फिनिक्स डेक्टिलेफेरा, यानी एक डेट पाम का सीड था, उसको निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? आर्चियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ने एट किंग हियोड्स पैलेस से नियर द डेड सी, वहाँ से डेट पाम का सीड निकाला गया जो 2000 ईयर के बाद भी वायबल था, यानी वो जर्मिनेट कर सकता था। क्लियर है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच द फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, यानी कुछ ऐसे भी फ्रूट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो सीड्स वो प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है ऑर्किड। ऑर्किड फ्रूट आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड, यानी ऑर्किड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीड होते हैं। सिमिलर केस दिया है यहाँ पर पैरासिटिक स्पीसीज का, दो पैरासिटिक स्पीसीज दिया, ओरोबांके एंड स्ट्रीगा, इनके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ जो होते हैं वो सीड लगते हैं। इसके अलावा फाइकस के अंदर भी ऐसा ही होता है, लार्ज नंबर यहाँ पे आपके सीड्स लगते हैं और एक फाइकस जो होता है वो पूरा एक फाइकस को बड़ा प्लांट वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी की। जो एपोमिक्सिस वाला पोर्शन है यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हमें ये तो पता है कि जो सीड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में ही बनता है, बट कुछ ऐसे ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे आपका सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरियसिस एंड ग्रासिस, एस्टेरियसिस एक फैमिली है तो उसके अंदर कुछ एक प्लांट और आपका ग्रासिस के अंदर कुछ एक प्लांट होते हैं जहाँ पर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने पार्थेनोकार्पिक पढ़ा था जहाँ पर हमने ये देखा था कि आपका फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होगा, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और ये किसके अंदर होता है? एस्टेरियसिस और ग्रासिस की कुछ एक स्पीसीज के अंदर। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है।
अब एपोमिक्सिस है क्या एक्चुअल में? एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब यहाँ पर होता कैसे है? देर आर सेवरल वेज टू डेवलपमेंट ऑफ द एपोमिक्टिक सीड। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा एपोमिक्टिक सीड को डेवलप कर दिया जाता है। कैसे? इन सम स्पीसीज के अंदर क्या होता है, जो आपका डिप्लॉयड एग होता है वो आपका मियोसिस नहीं करता है, कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, डायरेक्ट जो है वो एम्ब्रियो को बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो आपका एग होगा वो डिप्लॉयड होगा और वो आपका डायरेक्ट जो है वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो को डेवलप कर देगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? एपोमिक्सिस सीड बन जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी? ओके, अब हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियो की। पॉली एम्ब्रियो हमें कहाँ पे मिलती है? सिट्रस मैंगो। देखिए लिखा है मोर ऑफन एज इन मैंगो एंड सिट्रस। जो मैंगो और सिट्रस होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है पॉली एम्ब्रियो। होता क्या यहाँ पर, जो आपके न्यूसिलर सेल्स थे, कौन से सेल है ध्यान से देख लीजिए, न्यूसिलर सेल्स जो है जो एम्ब्रियो के चारों तरफ होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड होना और प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। तो इसके अंदर क्या होता है? एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, और ये इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं? जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो सीड के अंदर हो तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। पॉली मीन्स मेनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में। तो देखिए हाइब्रिड वेराइटीज जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फूड और वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होती है वो प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड सीड दैट द हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। तो यहाँ पे हाइब्रिड सीड को हर साल बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो सीड होता है वो अगर हम हाइब्रिड सीड को ग्रो करते हैं, जो प्लांट की प्रोजेनी आती है वहां पर जो आपके हाइब्रिड कैरेक्टर हैं वो वहां पर मेंटेन नहीं रह पाते हैं। तो आपने एक हाइब्रिड सीड लगाया, वहां से एक प्लांट ग्रो किया, और इसमें जो आपके सीड निकल कर आएंगे वो हाइब्रिड नहीं रहते हैं, वो कैरेक्टर नहीं रहते हैं जो हाइब्रिड सीड के पास थे। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या करना पड़ता है कि जो आपके हाइब्रिड सीड्स हैं उनको एवरी ईयर जो होता है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पर जो हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर ये कॉस्टली होंगे तो फार्मर के पास में भी यहाँ पे ये जो है वो एक्सपेंसिव सीड जाएंगे, और अगर वहाँ पे वो सीड एक्सपेंसिव जाएंगे तो उस वजह से जो क्रॉप निकल के आएगी वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रिड सीड होते हैं वहाँ पर हम जो एपोमिक्सिस वाली थी उस कंडीशन को लाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि एपोमिक्टिक के अंदर क्या हो रहा है कि वहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हम चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो वो सेम कैरेक्टर वहाँ पे रहते हैं। वो एक तरह से क्लोनिंग है, एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis to transfer apomictic genes into hybrid varieties, ताकि हम एपोमिक्टिक जीन्स जो वो हाइब्रिड वेराइटीज़ के अंदर पहुंचा सकें और हर साल हमें हाइब्रिड सीड जो वो डेवलप ना करने पड़े। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके भी कई फायदे और कई भी नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब कुछ इस चैप्टर के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।